इकोनॉमिक कंडीशन सही भी हो जाए तो क्या आपको इक्वल लोग राइट्स जाना मिल छोड़ रहे हैं? देंगे? नहीं, फिर भी नहीं छोड़ेंगे। हमने अच्छा दौर भी देखा है, उस बहुत वक्त भी अच्छा, लोग जा रहे थे। उस वक्त भी देखा है। कभी मुशर्रफ का भी दौर आ जाता था, कभी और भी आता तो अच्छा भी हो जाता था, ठीक है, लेकिन उस वक्त भी जा रहे थे लोग। दो चीज़ें तो होती हैं ना, एक ये है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन एंड स्किल्ड, वो भी माइग्रेट करते हैं, और दूसरा है स्टूडेंट्स। सही। बाहर पढ़ने वाले तो कभी भी नहीं छोड़ेगा ना। उसको तो वो अपॉर्चुनिटी तो वो एक क्या सेम वजह है? रहेगी। Assalamu alaikum, this is Zaid Kundan and you are watching Thought on Tape. Today we have a very distinguished guest, Mr. Adil Ismail, consultant, immigration consultant firms, and he is the CEO, founder of Superior Consulting. Adil Ismail Saab is one of the authorized agent of RCIC. Assalamu alaikum Adil Saab, वालेकुम कैसे अस्सलाम। मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड सर। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और एक बड़ा गैप है लोगों को पाकिस्तान से जाने में, एक बड़े प्रॉब्लम्स हैं, एंड यू आर द वन प्रोवाइडिंग सोल्यूशन टू दैम इन द immigration industry, right? Since 2004, it's been more than 20 years now. You are sending outside Pakistan the people. अल्हम्दुलिल्लाह, बाय फोर्स नहीं है, By force नहीं है। बाय चॉइस है, लेकिन एक इदारा है जो सर्व कर रहा है लोगों को, जो भी ख्वाहिशमंद हैं बाहर जाने के, तो उनको कर रहे हैं, चाहे वो इमिग्रेशन हो, चाहे वो विजिटर वीज़ा हो, चाहे फैमिली स्पॉन्सर्ड हो, तो वो हम कर रहे हैं। 20 साल तो मुझे इस इंडस्ट्री में हो गए हैं। जैसे मैंने बहुत जगहों पे बताया, मेरे फादर भी कंसल्टेंट थे, उनकी अपनी एक फर्म थी। You have a family business right from your father. फैमिली बिजनेस नहीं, फैमिली इंडस्ट्री ज़रूर कह सकता हूँ। फैमिली बिजनेस मीन्स ये होता है कि आप एक ही नाम को लेके चल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है, हम बिजनेस जिसको कहते हैं कि इंडस्ट्री तो एक ही इमिग्रेशन इंडस्ट्री को कर रहे हैं। फादर भी कंसल्टेंट थे, इमिग्रेशन करते थे। 2012 में जो अनफॉर्चुनेटली उनका इंतकाल हो गया। छोटा भाई भी कंसल्टेंट था, बड़ा भाई भी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है, और इस वक्त लेगेसी आगे चल रही है। बेटा भी कंसल्टेंट है, बेटी भी इसके अंदर फील्ड के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें जो है लोगों को ऑब्वियसली ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब वो किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो उसकी लेगेसी क्या है, या वो कितने अरसे से काम कर रहा है, और वो कितना सक्सेसफुल है, Alright. ये जानना ज़रूरी। इसके ऊपर फिर आगे बात शुरू होती है। अच्छा, एक बात है, हमारे पाकिस्तान में एक बहुत ब्लर है एरिया कंसल्टेंट का और जो ट्रैवल एजेंट है उनका। लोगों को एक बड़ा डिफरेंस है उसके अंदर, वो लोगों को हाईलाइट नहीं है, लोग उसको वो करते हैं। तो आप इस पर थोड़ा इलेबरेट करें कि एक कंसल्टेंट में और एक ट्रैवल एजेंट में एक बड़ा डिफरेंस जो है वो ज़रा। बहुत बड़ा डिफरेंस है, लोगों को बस सिर्फ समझने की ज़रूरत है, और अगर हम थोड़ा बहुत भी समझा देंगे तो मैं इन शॉर्ट वेरी बता दूंगा कि कंसर्न एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल होता है, उसको इमिग्रेशन लॉस की नॉलेज होना ज़रूरी है, और उसके अंदर बट ट्रैवल एजेंट्स आर क्लेमिंग द सेम ना, एक्चुअली नहीं, प्रॉब्लम यही है ना, डोंट हैव दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। वो एक एप्लीकेशन बनाने के हद तक तो सही है, और मोस्टली आप देखेंगे कि नॉन क्वालिफाइड होते हैं। उनको प्रैक्टिस होती है एप्लीकेशन बनाने में, उनको इतना भी नहीं होता कि वो SOPs कैसे लिख सकते हैं, उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, उनकी दस्तरस नहीं होती इमिग्रेशन लॉज के ऊपर। तो यहाँ पर आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो मतलब एक तफसील, मतलब बहुत डिटेल बहस है इस बात पे कि कंसल्टेंट अच्छा है या ट्रैवल एजेंट, लेकिन कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन अलग अलग ये जॉब्स बहुत अलग अलग जॉब है। ट्रैवल एजेंट मुख्तलिफ कंट्रीज़ पे काम करता है, कंसल्टेंट स्पेशलाइज्ड कंट्रीज़ के ऊपर, जो मेन कंट्रीज़ हैं, लाइक कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, UK है, US है, इसमें रिफ्यूजल्स भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। सही अब एक ट्रैवल एजेंट है, वो दुबई का वीज़ा लगा देगा, इसमें कंसल्टेंट का रोल नहीं है एक्चुअली, सही। कि उसको इम्प्रूव कैसे करे, किस तरीके से जो इन अ वे कंसल्टेंट का काम है एक एप्लीकेशन को लेजिट वे में प्रोसेस करना, वाइल ऑन द अदर हैंड जो ट्रैवल एजेंट है उसका काम है टिकट सेल करना, मेरा ख्याल है, या टूरिस्ट को। देखिए, एप्लीकेशन तो दोनों बना रहे हैं, दोनों द ओनली डिफरेंस इज द इंटेलेक्चुअल लेवल फर्स्टली, ओके, और नो हाउ कि आप डूज एंड डोंट्स भी बताएं उसको। अब ट्रैवल वाले को जो है वो डोंट्स का पता भी नहीं होता, डूज का ही पता है, क्योंकि वो भी वर्किंग ही नहीं है, क्योंकि आप एक बंदा जो है वो खुद भी तो जाके एप्लीकेशन बना सकता है ना, कैंडिडेट्स खुद भी बनाते हैं, तो वो या तो एजेंट के पास चले जाता है, ट्रैवल एजेंट के पास चले जाता है, या कंसल्टेंट के पास चले जाता है। अब यहाँ ये बहस शुरू होती है, भाई कंसल्टेंट को आप इतने ज़्यादा क्यों दे रहे हैं? भाई आपके चांसेस ऑफ सक्सेस को भी तो वो बढ़ा रहे हैं। खास तौर पर मैंने कहा ना कि हमारा काम दुबई का या थाईलैंड का वीज़ा लगाना नहीं है, ये सारी कंट्रीज के ऊपर काम नहीं करना। हमारी कंट्रीज जो हैं बेसिकली जहाँ पर इमिग्रेशन भी होती है, मेनली US में होती है, कनाडा में होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है, UK में होती है। अच्छा, ऐसे भी कंट्रीज हैं जहाँ पे इमिग्रेशन है ही नहीं? बहुत सारी कंट्रीज हैं,
ओके। मतलब खास तौर पे बात करेंगे पहले आपको तबकात तय करने पड़ेंगे ना। अब इमिग्रेशन होती है मोस्टली बुलाया क्यों जाता है, जहाँ पर लेबर शॉर्टेज होती है, जहाँ पे लेबर शॉर्टेज, जहाँ बिजनेसेस की जरूरत होती है, Opportunities पे entrepreneurs tap करने की इन्वेस्टर्स होती की जरूरत होती है। Exactly. तो वहाँ पर मुख्तलिफ कंट्रीज की मुख्तलिफ लॉज हैं, लेकिन जो फेमस हैं, जो सबसे ज़्यादा जो लोग अप्लाई भी कर रहे होते हैं वो होते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। जो इसके main अलावा है। भी हैं, लाइक यूरोप में भी आप चले जाएं तो आपको मिल जाएगा, कुछ ना Switzerland, कुछ हो जाएगा, लेकिन प्योरली इमिग्रेशन पॉइंट सिस्टम आपके पास नहीं मिलेगा। ओके। तो यहाँ ये कंट्रीज, तो यहाँ पर कंसल्टेंट का अपना बड़ा रोल आ जाता है। तो इसलिए ट्रैवल एजेंट जो है वो बहुत डिफरेंट है, लोग अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन लोग अक्सर और बेशतर इसलिए भी ट्रैवल एजेंट्स के पास चले जाते हैं कि हमें पैसे बहुत कम ले रहे हैं। एज यू मेंशन RCIC, जी। registered Canadian Canadian Immigration Immigration Consultant. Consultant. जी, Is I'm this an your specialty in Canada? जी हाँ, यूँ भी कह सकते हैं, एक सर्टिफिकेशंस कह लीजिए, जिस तरह से आप पढ़ते हैं, कोई माइक्रोसॉफ्ट का Is this a सर्टिफाइड हो जाता है। qualification? हाँ, एक काइंड ऑफ आप कहना चाहिए कि Okay. क्योंकि देखें ऑथराइज एजेंट के लिए रजिस्टर्ड कंसल्टेंट तो वैसे ही एक क्वालिफिकेशन है जो कैनेडियन के Registered पास होना होता है। for जी हाँ, that Canadian। specific purpose. उसके लिए आपको कैनेडियन होना जरूरी है। मुझे ऑथराइजेशन उसकी मिली है, वो भी उसका एक पैमाना है कि आपके पास इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास ऑनेस्टी होना चाहिए, आपके पास इमिग्रेशन लॉज की बैकग्राउंड होना चाहिए, एक credibility आपके पास हो, Okay. तो फिर वो RCIC आपको ऑथराइज करता है कि आप मेरे ब्याह पे करो। तो कैनेडियन इमिग्रेशन या विजिटर वीज़ा भी सिवाय रजिस्टर्ड कंसर्न्स के आपको नहीं जाना चाहिए। Okay. इवन ट्रैवल एजेंट भी मजाज नहीं है आपको Okay. रिप्रेजेंट करने का, रिप्रेजेंट करें। अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, मैं भी आपके बिहाफ पे कर लूंगा, लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को नहीं बता सकता कि मैंने आपके बिहाफ पे अप्लाई किया है। It's Because a I'm not an specific authorized, for title. example. तो ये स्पेसिफिक टाइटल है, गवर्नमेंट ने ये आपको जो है ना पाबंद किया है कि अगर आपने कहना, अदरवाइज आपके पास फ्रॉड भी होगा, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन बहुत बेदर्दी से रिफ्यूज भी हो सकती है। रिफ्यूज हमारे पास भी होती है, लेकिन Okay. एक आप कम से कम लीगैलिटीज को तो पूरा कर रहे हैं, एक। और दूसरा ये है कि आपके पास जब क्वालिफाइड कंसल्टेंट आ रहा है तो एप्लीकेशन के अंदर जो भी इंट्रिकेसीज हैं उसको बाकायदा जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है और अच्छे तरीके से वो अप्लाई कर रहा है। Alright. तो आपको एटलीस्ट मलाल नहीं होगा पैसे देकर कि यार मैंने बहुत एक अच्छी एप्लीकेशन अप्लाई की, ट्राई किया, फिर अगर गॉड फॉरबिड अगर 10 में से किसी 4-5 का रिफ्यूज़ भी हुआ था तो एटलीस्ट वो लीगैलिटीज भी पूरे कर रहा है और उसने काम सारे किए और उसको वीज़ा मिला या नहीं मिला, तो ये अलग इशू है। ये RCIC आपने बताया, तो पाकिस्तान में कितने लोग होंगे जो RCIC Hardly 8-10 लोग क्वालिफाइड होंगे। या ऑथराइज होंगे? हार्डली 8-10 लोग होंगे, से ज़्यादा नहीं होंगे। अच्छा। तो बट बहुत सारे कंसल्टेंट जो है वो, अच्छा, रजिस्टर्ड कंसल्टेंट कितने होंगे? यही जो रजिस्टर्ड कंसल्टेंट की हम बात करें, ये मैक्सिमम आपके पास 8-10 से ज़्यादा तो होंगे ही नहीं। रजिस्टर्ड एंड ऑथराइज? हाँ, ऑथराइज एजेंट तो सिर्फ पाकिस्तान में मैं हूँ। यू आर द ओनली वन? आई एम द ओनली वन Okay. ऑथराइज एजेंट ऑफ RCIC बहुत सारे मौजूद हैं जो कैनेडियन ने, कुछ यहाँ पर उनके ऑफिस भी हैं, खुद भी वहाँ पे रहते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कहा कि 8 से 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। ये बहुत आप लोगों को सेफ फिगर में आपको बता रहा हूँ, इससे कम ही हो सकते, ज़्यादा नहीं होंगे। हाउ डू वी और पब्लिक इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि ये ऑथराइज है या नहीं है, या ये एक लेजिट का कंसल्टेंट है या नहीं है? इसका क्या वो है? हाँ, आसान है, बहुत जगह पर हम बताते हैं, मेरे इवन वैसे अगर, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट करूँ, वैसे वेबसाइट अगर हम नॉर्मली क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, वेबसाइट पे जाके देखेंगे वो तो 6-7 बैच लगे होंगे, ये कंसल्टेंट वो कंसल्टेंट, इतने लोग हमने भेजे हुए हैं और ये हमारी रेटिंग है और ये हमारी सक्सेस स्टोरीज की वीडियोस भी 6-8 मिल जाती हैं। वो बट होता है। व्हाट इज द एग्जैक्ट क्राइटेरिया? जी, उसके लिए भी वेबसाइट है गवर्नमेंट की, कनाडा की। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की? जी, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की। अब तो उन्होंने कॉलेज में उसको कन्वर्ट कर दिया है, बट गवर्नमेंट की तरफ से जो वेबसाइट है या जो इदारा है उस पर जाकर किस तरीके से फाइंड आउट करना है वो आप हमसे पूछ लें, किसी और से पूछ लें, यूट्यूब से पूछ लें। ओके। और मैंने भी अपने वेबसाइट पे लगाया है कि how to ऑथेंटिसिटी का identify। पता नहीं है ना, तो वो चेक करना है ना। अच्छा। अब आपको फॉर एग्जांपल आपको डिग्री चेक करनी कहाँ से करेंगे? HSC से करेंगे। HSC। तो HSC का पता होना चाहिए ना। हाँ, हाँ। अब हमारे लोगों को HSC का ही नहीं पता, फॉर एग्जांपल जब हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा Alright, चेक करो, ना समझना चाहते हैं ना देखना चाहते हैं और आंखें बंद करके, तो शुतुरमुर्ग नहीं बनना आपने। हाँ, आपने आंखें नहीं बंद करनी है। सर्च आउट, आपको सर्च आउट करने का, और यही हर बात में कहिए। तो अक्सर लोग ये हो सकता है कि ना वो उनको बोर लगता होगा, यार ये आदिल साहब की वो बात करिए, कोई भी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट आएगा वो यही बात करेगा, कोई भी उसका ऑथराइज आएगा उसको खास तौर पर कनाडा की बात करें। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, जैसे उसमें भी मारा एजेंट्स होते हैं, लेकिन मारा एजेंट्स जो हैं, मारा एजेंट, हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए। ओके, ठीक है ना। तो मारा एजेंट्स जो हैं वो मारा मतलब मारा नहीं, MARA कहलाता है। तो वो ये मारा एजेंट जो हैं वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के लिए हैं, लेकिन उनके लिए ऑफशोर लाजमी नहीं है। ओके, ऑफशोर एजेंट्स काम कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत सारे करते हैं और कर भी रहे हैं। तो बट अगेन रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स के लिए इससे फ़ायदा जो है आपका ये है कि कम से कम आप फ्रॉड से बहुत ज़्यादा बचेंगे।
आप डिच नहीं होंगे इन मामलात के अंदर। तो इसीलिए इस बात का पहले जोर दिया जा रहा होता है। फिर पाकिस्तान के अंदर ख़ास देख लें, फिर कराची के अंदर आप ख़ास तौर पर देख लें कि ना हर दूसरे दिन आपको एक नया कंसल्टेंट खुलता हुआ मिलेगा। हमारे इदारों से लोग सीख के कंसल्टेंसी खोल लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये तो उनकी उनकी ग्रोथ है, बट ऑथेंटिसिटी जहाँ पे आती है वो मैटर अगेन इज कस्टमर के लिए या हम जैसे कैंडिडेट्स के लिए जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके लिए तो ये चीज़ मैटर करती है, बट ये उनको पता नहीं है। हाँ, पता नहीं है। देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई मेरे इदारे से सीख के जा रहा है तो खोल रहा है। द प्रॉब्लम इज कि वो थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आ रहे ना। अब वो भी तो नॉन ऑथराइज्ड हो गए ना जब गए तो। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, करंटली पाकिस्तान में एक डेस्परेशन का एनवायरनमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत सारे लोग, हालात, महंगाई, इकोनॉमिक कंडीशन, वट एवर द रीजंस आर बिहाइंड, बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंगस्टर्स मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। सो इज इट ल्यूक्रेटिव टू लिव पाकिस्तान? इन व्हाट सेंस? दे डोंट नो पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो करंट हालात से वो ठीक है, वो डिस्प्रेशन से वो हो गए, बट हाउ मच इट इज़ ल्यूक्रेटिव? ये कितना फ़ायदेमंद है कि पाकिस्तान को छोड़ जाएं? देखिए या वहाँ जाके सक्सेस एक ऑफ कोर्स फ्यूचर पर्सपेक्टिव है। आप 20 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड निकालेंगे तब भी लोग माइग्रेट कर रहे हैं, 30 साल का निकालेंगे, 50 साल का भी निकालेंगे तो माइग्रेशन तो हो रही थी। ऑलराइट, बट इस वक्त करंट 2 साल में, 1.5 साल सवाल ये पैदा होता है कि आपने खुद वर्ड यूज़ किया कि डेस्परेशन है। डेस्परेशन होगी कैसे, क्यों होगी? पहले तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं ना। इकोनॉमिक कंडीशन सबसे कंडीशन है। इकोनॉमिक कंडीशन सही भी हो जाए तो क्या आपको लोग जाना छोड़ देंगे? नहीं, फिर भी नहीं छोड़ेंगे। हमने अच्छा दौर भी देखा है, उस वक्त भी लोग जा रहे थे, उस वक्त भी देखा है। कभी मुशर्रफ को भी दौरा जाता था, कभी और भी आता तो अच्छा भी हो जाता था, ठीक है ना। लेकिन उस वक्त भी जा रहे थे लोग। दो चीज़ें तो होती हैं ना, एक ये है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन एंड स्किल्ड, वो भी माइग्रेट करते हैं, और दूसरा है स्टूडेंट्स। बाहर पढ़ने वाले तो कभी भी नहीं छोड़ेगा ना उसको, तो वो अपॉर्चुनिटी तो क्या सेम रहेगी। डिसअपॉइंटमेंट्स और आपके जो है वो फ्रस्ट्रेशन क्यों है? वो इस वजह से है कि आपको इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं। सबसे मेन इशू है। आपको जो है, आप किसी भी जगह पर किसी भी इदारे में पढ़ के भी आ जाएंगे तो आपकी जो, फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर है, उसने इंजीनियरिंग की, 4 साल की डिग्री लगाई, जब वो मार्केट में जा रहा है उसको 25-30 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। ऐसा ही है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी का इशू है, इक्वल राइट्स इशू है, इक्वल राइट्स का इशू है। फिर उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट, बचपन से मैं खुद देख रहा हूँ, सेफ्टी इशू है। मैं और आप कब और किस तरह से बाहर निकल के मोबाइल अपने आप को 100% सेफ कभी भी नहीं देख सकते। नहीं देख सकते, नहीं देखा, कभी नहीं देखा। तो फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। फैक्टर्स की वजह से अब वो कभी ज़्यादा हो जाता है फ्रस्ट्रेशन इस दफ़ा कुछ, क्योंकि देखिए अब हम सोशल मीडिया के दौर में, मीडिया के दौर में एवरीथिंग इज शेयर्ड, ठीक है ना। हमने एक दौर भी देखा कि जहाँ पर जंग अखबार, सिर्फ जंग अखबार से हमें, या जो भी अखबार थे उस अखबार से हमें पता चलता है इतने इतने अफराद हो गया, मुल्क से नहीं चले गए, यहाँ किलिंग्स हो गए, डकैतियाँ हो गई, चीज़ें हो गई। तो दौर तो वर्स्ट था, उस वक्त भी जा रहे थे, लेकिन इस तरह से कोई पॉडकास्ट, इस तरह से कोई बातें नहीं हो रही थी, छोड़ने ओपनली डिस्कस नहीं हो रही। अब चूंकि मीडिया ज़्यादा है, सोशल मीडिया ज़्यादा है, अब हमें पता ज़्यादा चल रहा है। हालात तो अभी भी है, लेकिन उसके जो हाइप क्रिएट हो रही है उसकी वजह से उसका जो रेट है, जो परसेंटेज है, वो डबल से डबल हो गया, बढ़ता जा रहा है। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ एयर कि पिछले 1-2 साल में भी देखेंगे तो 8 लाख से 10 लाख लोग माइग्रेट कर चुके हैं, और ये तादाद रुक नहीं रही पिछले 2 साल में। जी, ये सबसे बड़ा फिगर होगा मेरा ख्याल है। हाँ, ऐसे ही है। अगर इस पिछले 10 साल में देखेंगे तो शायद इतने लोग नहीं मिलेंगे। गूगल करके देख लेंगे तो आपको नंबर फिगर आ जाएगा कितने लोग गए। ओके, तो अपॉर्चुनिटी बाहर ज़्यादा है, वहाँ पर भी पैंडेमिक की वजह से भी लेबर शॉर्टेज हुई, तो उनको तो चाहिए ही चाहिए। आपका एक्सपीरियंस फ्रॉम 20 ईयर्स, जी, मोर देन 20 ईयर्स, आपने कितने ऐसे लोगों को सर्व किया जो इमिग्रेंट हो गए या स्टूडेंट के थ्रू चले गए? मेरे ख्याल से अभी तक जो क्लेमिंग, जो हमें याद है, जो हम क्लेम कर रहे थे, रजिस्टर्ड केसेस ऑलमोस्ट 16,500 से ज़्यादा हो चुका है। आपने इन सारे लोगों को कहाँ भेजा? इसमें इमिग्रेंट हैं, क्योंकि इसमें भी जानने की जरूरत है, लोग सब समझते हैं सिर्फ इमिग्रेशन करवाए। इसमें हम बता रहे हैं कि लोगों को जो सर्व किया हमने, ओके, अच्छे तरीके से केसेस किया। उसमें विजिटर वीज़ा है, उसमें इमिग्रेशन हैं, उसमें इमिग्रेशन में भी शाखें हैं आपकी, स्किल्ड, बिजनेस, इन्वेस्टर, फिर फैमिली स्पॉन्सर्ड है, पेरेंटल स्पॉन्सर, पार्टनर स्पॉन्सर, चिल्ड्रन स्पॉन्सर, पेरेंट्स स्पॉन्सर, ये सारे जो है वो भी इंक्लूडेड होते हैं। अभी जैसे मैं अभी सेमिनार में था तो एक टीवी चैनल वाला मुझसे पूछने लगा कि कितने लोग, यही सवाल है सर। अच्छा, तो कहने लगा, मैंने कहा 16,000 16,500 करते हैं, है ना, सिर्फ 20 साल से कोई मुआवजा कर रहे थे। तो क्योंकि उनकी, मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, जो समझता है ना, जो क्वालिफाइड है ना, अब जो रिपोर्टर भी होता है वो तो तरह नहीं होता, वो ट्रैवल एजेंट वाला मामला आ गया। तो उसके अंदर वो कह रहा है सिर्फ वो कंपेयर कर रहा है कि यार ट्रैवल एजेंट तो हर दिन
16,000 करते 16,000 होंगे। तो वो ट्रैवल एजेंट से कंपेयर कर रहा है कि इमिग्रेशन जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अच्छा, मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि आपने नवाज शरीफ साहब को, फिर शहबाज शरीफ, इनको भी आपने ही भेजा था पहले? नहीं, हमने नहीं भेजा, हम तो बैन करवा देते हैं। अच्छा, वैसे कितने सियासतदानों को भेजा होगा? देखिए, सियासतदान तो नहीं, पॉलिटिकल उनके लोग बच्चे? आते हैं यहाँ, काफ़ी आते हैं, जो अप्रोच करते आते हैं, अच्छे फैमिली से भी आते हैं। भेजा तो है ना? हाँ, काफ़ी। नवाज शरीफ को भेजा नहीं भेजा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, मैं पाकिस्तान ऐसा कोई जो है वो गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहता जिसमें जब बाद में मुझे। अच्छा, अगर आएंगे तो भी नहीं भेजेंगे? ऑलरेडी कोई केस रेफर करेंगे तो भेजेंगे? हाँ, देखिए, एक जो असूल है ना, चलो इसको तो बाजार से थोड़ा सा सीरियस में लेके आते हैं। एक असूल ये है कि अगर कोई शख्स क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना, कंप्लाई कर रहा है रिक्वायरमेंट्स को, सही, फिर वो किसी भी इदारे से हो, किसी भी फैमिली से हो, वो जा सकता है, वो किसी भी कंसर्न को ऑन बोर्ड ले सकता है। सही। तो इसी तरीके से हमारे पास भी आते हैं और मुख्तलिफ शोबा से आते हैं, तो हम उनको सर्व करते हैं, वो PhD लेवल से भी हों, वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी हों, या किसी भी जो है ना वो तबके से हों, तो वो हम सर्व करते हैं, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट। अच्छा, एज वी हैव डिस्कस्ड के पाकिस्तान को लोग छोड़ के जा रहे हैं, आई वुड लाइक कि आप इस बात को भी हाईलाइट करें कि पाकिस्तान में रहें तो क्यों रहें? पाकिस्तान में तो मजबूरी जो लोग है, नहीं जा रहना सकते ही ना, मजबूरी। उनको भी तो इनकरेज करना है। एक तो मजबूरी रहना तो पड़ेगा। हाँ। और जिनको रहना चाहिए, ऑब्वियसली देखें, तरतीब ये है कि हाईलाइट द अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी एक्चुअली वी आर नॉट प्रोमोटिंग के मुल्क छोड़कर जाएं, ऑफ कोर्स वी डोंट। देखिए, मैं तो खैर इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ और मेरा तो बिजनेस है। You have to promote. हाँ, मुझे तो प्रमोट करना ही चाहिए, लेकिन मेरा जो है वो नैरेटिव थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, बाई चॉइस है, जैसे मुख्तलिफ और भी लोग हमें कहते हैं, ये बाय फोर्स तो नहीं है। हम एक इश्तहार लगाते हैं, और हर कोई इसके लिए क्वालिफाइड भी नहीं है, हर कोई क्वालिफाई भी नहीं करता। तो हमने एक महफिल सजाई हुई, जो आना चाहता है उसके अंदर आए और उसको एंजॉय करें। द थिंग इज़ दैट कि अगर आप किसी को ये कह रहे हैं कि बाहर जा रहा है, ठीक है ना, तो उसको इस तरह से क्यों नहीं सोचते कि भाई वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी तो होगा पाकिस्तान में। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में क्यों रहे, लेकिन जो बाहर जा रहा है तो वो वहाँ जाकर डॉलर्स में कमाएगा, भी यहाँ पर भी भेजेगा। Alternatively वो रेमिटेंस देगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट ही करेगा। आप जो है फैमिली को तो नहीं उठा के ले जा सकते, आप अपनी इमीडिएट फैमिली को मेनली लेके जाते हैं। हाँ, ऐसे बहुत रेयर होता है कोई पेरेंट्स को भी, और उसके लिए भी उसको बहुत एलिजिबिलिटी बनानी पड़ती है और क्वालिफिकेशन। तो आपको डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, अभी तो हमें डॉलर्स की बहुत जरूरत है, तो उसको इस तरह से प्रमोट करें, इस तरह से बात करें। फिर जो है ब्रेन गेन भी होता है, ब्रेन ड्रेन सिर्फ नहीं होता। हाँ, एग्जैक्टली। आपका ब्रेन गेन भी होता है। कोई पढ़ने जाता है, सारे लोग तो इमिग्रेशन नहीं कर लेंगे, कुछ लोग पढ़ने भी जा रहे हैं, पढ़ के वापस कोई जर्मनी भी जा रहा है, कोई UK जा रहा है, कनाडा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया, जो वहाँ पढ़ के वापस भी आना चाहता है, और यहाँ पे सर्व कर रहे हैं, लोग आते हैं, सर्व करते हैं। कुछ लोग वर्क परमिट पे करते हैं काम, कुछ लोग इमिग्रेशन के बाद भी कहते हैं कि यार कई जगह सर्दी है, कई जगह पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो उनको जो एक्सपीरियंस हासिल हुआ है इस वक्त, जो उन्होंने लगाया, अपना टाइम लगाया और या एजुकेशन हासिल किया, उनको जो एक्सपीरियंस हासिल हुआ है तो वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे, तो आपकी चीज़ों को फ़ायदा होगा, आपके लोगों को फ़ायदा होगा। लोग दुनिया में AI पे काम कर रहे हैं, अगर कोई AI को अच्छा समझ के आ जाता है, पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करता है, तो किसका फ़ायदा है? ऑफ कोर्स पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। वेरस जो यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो कोशिश करें कि अपने आप को इम्प्रूव करें, कोशिश करें कि जो है वो हम अपने इक़दार को और बुलंद करें, जो कि थोड़ा सा अगर उस पर बात करें, देखिए बहस तब भी हो जाएगी इसमें कि वो इक़दार हमारा गिरते चले जा रहा है, उसको इम्प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो गया। वैल्यू यही है कि हम इसके अंदर वैल्यू एडिशन हाँ, अगर हम करेंगे तो हमें ज़रूरत क्या है? मैं अपने मुल्क को अगर स्विट्ज़रलैंड बना दूँ, लेकिन एक बंदे का ये बातें करने में तो बड़ी अच्छी लगती है। एग्जैक्टली। अपने आप से शुरू करो और ये करो। बेसिकली ये गवर्नमेंट्स का काम है, बेसिकली इदारों का काम है, लोगों का काम है कि सब मिलकर इन चीज़ों पे काम करें, जो कि मैं इसलिए नहीं करता। मुझे किसी ने पूछा ना कि अगले 5 साल में, आप 50 साल में आप क्या देख रहे हो, तो मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं दिख रहा, इसलिए कि आपकी होप ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। जो हिस्ट्री है वो तो यही बताती है। अब जो नस्ल बन गई है, जिसने यहाँ तक देख लिया है, अभी मुझे 50 साल चाहिए उसको बिल्कुल जो ना एक्यूरेटली करें तब। हाँ, तब जाकर वो फिर हम कुछ निकालेंगे। तो ये कहते ना, बिगाड़ में से सही करना बहुत रेयर होगा। इस वजह से अगर ये सारे ही लोग, जिसको मैं भी डील करता हूँ और कंसल्टेंट भी डील करते हैं, या और ख़ुद से भी अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या वजह है कि उनको ये बातें नहीं समझ में आती, उनको ये बात सोच नहीं आती कि मैं अपने मुल्क में करूँगा, मुझे तो यहाँ बहुत बड़ी आज़ादी है, जो यहाँ पे आसानियाँ इतनी आज़ादी हो जाती है कि हम तो चलते फिरते भी पान की थूक फेंक सकते हैं, कहीं पर भी बाहर फेंकेंगे तो मुखालफे लग जाएंगे। तो वो उस आज़ादी का फ़ायदा भी उठा रहे होते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द जोक अगर हम बात करें तो वो उनको भी सोच आती है, लेकिन वो हारे हुए दिल के साथ जो है वो ये डिसीजन लेते हैं, क्योंकि माइग्रेशन किसी भी कंट्री में करना एक बहुत बड़ा डिसीजन है अपनी लाइफ का, पूरी फैमिली को लेके जाना। ओके, लेट्स डिस्कस हाउ टू मूव। एक इशू हमने रेस किया, उसको हमने समझ लिया, और अब हम उस तरफ जाते हैं। अगर तो
what are the essentials of a common Pakistani और a student 20-24 साल का अगर कोई है तो उसको क्या essentials हैं वो पाकिस्तान से मूव हो किसी भी अच्छी जगह लाइक कनाडा लाइक US UK और whatever the spaces you are working on it. फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, अच्छे हैं, टारगेट करें उसको. कौन से कंट्रीज? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जितनी भी हैं, यूके है, यूएसए है, कनाडा है, उसको क्या essentially क्या चाहिए? देखिए सबसे पहले तो हम स्किल पे बात करेंगे. कुछ नहीं हम पता लेबर उसको. पे ना काम करते हैं ना लेबर के लिए हम खदमात अंजाम देते हैं. उनके लिए इमिग्रेशन पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे करना वो नामुमकिनात में से हो जाता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है. सही. हमारा जो सर्विस है वो रिवॉल्व करती है प्रोफेशनल्स के लिए, एटलीस्ट डिग्री होल्डर्स और बिजनेसमैन के अंदर भी जरूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री है या नहीं है, या इन्वेस्टर्स के लिए. ठीक है, तो स्किल्ड वाले जो है लोग हैं और बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी यूथ है हमारी पाकिस्तान में. ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है कि हमारी यूथ ज़्यादा है, उसी के लिए यूटिलाइजेशन हो रही है कि जो लोग बाहर ममालिक में और उन्हीं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी होने के लिए. तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो क्वालिफाइड है, जिसके पास बैचलर्स डिग्री 3-4 साल वाली है, ये मास्टर्स डिग्री है, एक्सपीरियंस 2-3 साल से ज़्यादा का कर लिया है, तो वो ये तमाम कंट्रीज़ को देख सकता है. और अपने ख़ास तौर पर जब आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री की बात करते हैं तो आपको लैंग्वेज पर ज़रूर काम करना चाहिए. सही. सबसे पहले जब हम बात करते हैं आइल्स हाँ, इस मैंडेटरी मोस्टली आप कह रहे हैं आइल्स है. ऑस्ट्रेलिया में चले हैं तो पीटी भी कर सकते हैं, CAE भी हैं. अभी टोफल उन्होंने हटा दिया, लेकिन कुछ आपको वैराइटीज़ में मिल भी जाती है कि आप मुख्तलिफ लैंग्वेज असेसमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं. तो ये चीज़ें पे करें, एक्सपीरियंस पे करें. ये जब आप काम करेंगे ये एसेंशियल्स अगर किसी के पास है, एक डिग्री है, 4-5 साल का या 2-3 साल का एक्सपीरियंस है और लैंग्वेज स्किल्स हैं और ऑक्यूपेशन देखिए ऑन इन डिमांड और हो सकता है, आउट भी हो सकता है, इन भी हो सकता है. लेकिन आपके पास जो भी है, मेनली तो आप पहले शुरू से तयन करेंगे. जब आप मैट्रिक कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं या O लेवल्स कर रहे हैं, A लेवल्स कर रहे हैं, तो फिर आप तयन करेंगे मेरा सेक्टर क्या है, जिसकी जो है. फॉर एग्जाम्पल जो सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशन डिमांड में आने वाला होता है वो होता है स्टेम के अंदर में से. स्टेम के अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये सबसे ज़्यादा होता है. फिर उसके बाद मेडिकल्स भी आ जाते हैं. पेंडेमिक के बाद तो खास तौर पर भी अगर आप कहेंगे तो आपके जो मेडिकल वाले लोग हैं वो भी इन डिमांड है. तो ये एक दर्जाबंदी है, इनके ऊपर काम किया जाए. ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेट करते हैं. फिर मेडिकल की फील्ड है, फिर अकाउंट्स और फाइनेंस भी हैं, बैंकिंग भी है. मुख्तलिफ ऑक्यूपेशन मुख्तलिफ कंट्रीज़ में डिमांड में होते हैं. देखते रहें, अपने आप को उधर से फिगर आउट करना है, अपने आप को उस वक्त से सिंक्रोनाइज करना है कि हमें किस एरिया में जाके सर्व करना है. तो हम उसका जब हम A लेवल में या मैट्रिक में है तो हम उससे उस वक्त से देखें. और जो हैं जो कर लिया है, जो इस वक्त मौजूद हैं, वो इसी जो है वो तलाश में होते हैं कि उनको बेहतर गाइडलाइन मिल जाए और बेहतर उनको जो है ना वो मौके बाहर माइग्रेट करने के अगर मिलें तो वो फौरी तौर पर उस पर अप्लाई करें. तो ये हम इसी चीज़ की जो है वो दावत दे रहे होते हैं कि अगर कोई क्वालिफाई करे और बाई चॉइस वो ज़्यादा चाहता है तो और उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी है तो वो ज़रूर ट्राई करें. क्योंकि बैलेटिंग सिस्टम्स भी आता है. हर बंदा नहीं, अगर क्वालिफाई भी कर रहा है, एलिजिबिलिटी एक अलग चीज़ है. ओके, एलिजिबिलिटी तो मैं बता दूंगा, बहुत सारे एलिजिबल निकलेंगे. हाँ, हम भी बताए क्वालिफाई कर पा रहा है, क्वालिफाई इन अ सेंस कि वो सिलेक्ट होंगे. नहीं, बैलेटिंग सिस्टम है, सारे एलिजिबल कैंडिडेट आएंगे तभी तो उनमें से वो सिलेक्ट करेंगे, लेकिन सारों को नहीं करेंगे. शॉर्ट लिस्टिंग. क्योंकि अक्सर लोग हमसे भी शिकायत करते थे ना, यार वो आपने तो एलिजिबल कह दिया था, मेरा हुआ क्यों नहीं? नहीं हुआ तो वो तो गवर्नमेंट का काम है. वो गवर्नमेंट जो है वो सिलेक्ट करती है. इस चीज़ को भी समझाना समझना बहुत ज़रूरी है, वरना फ्रस्ट्रेशन होती है. वरना अच्छा कंसल्टेंट भी जो है ना वो कभी कभी लोगों के लिए बुरा हो जाता है कि वो है तो अच्छा, लेकिन उसके लिए बुरा इसलिए लग रहा है कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुई. आपने तो कहा नहीं. असल चीज़ है कि जब आप कभी भी किसी को गाइडेंस दें, जो भी कंसल्टेंट है वो थॉरली लोगों को समझा दे, बता दे. ये रियल और ग्राउंड फैक्ट्स बताना. एलिजिबिलिटी जैसे हम करते हैं कि एलिजिबल होना सबसे पहला है जी. उसके बाद क्वालिफिकेशन कितनी है, कब बन सकती है, उसी में आ जाएगा. आप एलिजिबल देखें भाई, क्वालिफिकेशन है, एज है, वर्क एक्सपीरियंस है, लैंग्वेज असेसमेंट को बता दिया, गाइड कर दिया. अगर नहीं किया हुआ और किया हुआ है तो उसके ऊपर क्या बनता है, हाँ बता दिया. अब आप पूल में आ सकते हैं. ये पूलिंग सिस्टम के अंदर है. तो आप अच्छा, पूल में, सॉरी आपकी बात, पूलिंग सिस्टम कनाडा में और US में और UK में? नहीं, US में नहीं है, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर. इवन न्यूजीलैंड में भी है, लेकिन चूंकि हम न्यूजीलैंड नहीं करते, प्रेफर्ड नहीं है. हाँ, तो आपका ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा ये पूलिंग सिस्टम के ऊपर है. सही. आप सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद भी आपको वेट करना पड़ेगा. जी हाँ, और उसका टाइम गवर्नमेंट ने खुद दिया. इतनी आसान बात समझने के लिए आम आदमी के लिए, जब वो खामखा का फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है कि कंसल्टेंट ने नहीं करवाया. देखें, आप पूल के अंदर आएंगे, गवर्नमेंट ने खुद दिया है, कनाडा देता है 1 साल का टाइम पूल का. वो प्रोफाइल एक्सपायर होती है, आप दोबारा बना लें. ये वो टाइम है जब आप सब चीजें क्वालिफाई कर रहे होते हैं, सब चीजें आपकी पूरी होती हैं, उसके बाद का टाइम. ऑस्ट्रेलिया देता 2 साल. तो कभी सोचा नहीं कि 2 साल और 1 साल क्यों दिया है?
अगर देन एंड देयर का मामला होता तो ये बैलेटिंग सिस्टम लाने की जरूरत नहीं थी। 2012 में ऑस्ट्रेलिया लेके आया, 2015 में कनाडा ने लेके आया। तो इतनी सी बात समझ में आएगी तो नहीं। हाँ, कंसल्टेंट को आप इसलिए ले रहे हैं कि आपको वो चांसेस ऑफ सक्सेस को इम्प्रूव कर दे, आप उससे मशवरे ले सकें, वो आपको राइट वे हाँ, बता सकता है, राइट वे, डूज एंड डोंट्स भी बताएगा, लेके भी चलेगा, मॉनिटर भी करेगा। फिर जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसकी भी जो है रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करवाना वो भी आपको कर रहा होगा। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में हेल्प, गाइडेंस, एडवाइजेस और मॉनिटरिंग और सर्विसेज सब उसके अंदर शामिल होते, तब आप उसको पैसे दें। दैट इज द रीजन वाई हमने कहा कि भाई pay for services, not for guarantees. Of course. Let's discuss, as you are the authorized for Canadian immigration and registered for RCIC. अब जो कनाडा में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, briefly for immigration, for investment, for education, और इसके अलावा भी अगर कोई है तो उनको ज़रा briefly मुझे बताइएगा कि कनाडा ही क्यों? देखिए, कनाडा तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। यूएन ने कई ज़माने तक आज तक भी नंबर 1 वेलफेयर स्टेट है। नंबर 1 वेलफेयर स्टेट। पासपोर्ट आपको इजीली, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ वेलफेयर स्टेट? वेलफेयर स्टेट में आपको फ्री मेडिकल है, फ्री एजुकेशन है, अपनी अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो आपको वो मसाइल दूर हो जाते हैं, जो बेसिक लाइफ की इश्यूज हैं वो वहाँ पे तो बेसिक आपको मिल रहा है। पासपोर्ट की अपनी वैल्यू है, 150 प्लस कंट्रीज आपको ऑन अराइवल या वैसे आपको वीज़ा ना मिलने की आपको एक रिस्पेक्टफुल पासपोर्ट है। रिस्पेक्टफुल पासपोर्ट है आपको। तो आपको ये है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की रैंकिंग सेम है बाय द वे, अच्छा, पासपोर्ट की, ठीक है ना। लेकिन वेलफेयर ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया वेलफेयर ज़्यादा है, कनाडा वेलफेयर स्टेट है, ऑस्ट्रेलिया भी वेलफेयर है, लेकिन ज़्यादा और कम की बात है सर इसमें। ओके, वो ज़्यादा फैसिलिटेट करता है, ठंडा भी ज़्यादा है ठीक है ना। और कनाडा की एक बात और भी है कि वो डाइवर्सिफाइड नेशनल्स को ज़्यादा वो करता है। हाँ, मेरे ख्याल है हर दुनिया का बंदा कनाडा में कहीं ना कहीं होता है। हाँ, ये भी ऐसे ही है। और दूसरा ये कि ज़्यादा, क्योंकि बहुत पुराना इमिग्रेशन सिस्टम है, बहुत अरसे से चल रहा आ रहा है, बहुत लोगों की फैमिली मौजूद सिस्टम है उनका, तो बहुत लोगों की फैमिली होने की वजह से भी लोगों को फिर एक ही सिम नज़र आती है कि कनाडा कनाडा कनाडा। और लोग ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा कभी काम करता है, अच्छे तरीके से जो है ना, वो उसका भी एक सिस्टम है, पॉइंट सिस्टम है। अब यूएस ने भी जो है वो अपना जो स्किल, हाईली स्किल्ड, इसमें लो स्किल्ड नहीं चलेगा, लेबर नहीं चलेगा, हाईली स्किल्ड होगा। अब लेट्स डिस्कस, पहले हम कनाडा को देखते हैं ना। कनाडा की कौन से पाथवेज हैं जिससे हम इमिग्रेशन, देखिए जो हम डील करते हैं वो दो ही तबकों को करते हैं, एक बिजनेस या इन्वेस्टर को कह लें, एक ही उसमें हम रख लेंगे उसको, और एक स्किल्ड इमिग्रेशन। ओके, स्किल्ड इमिग्रेशन में सिस्टम है जिसको हम एक्सप्रेस एंट्री कहते हैं। एक्सप्रेस एंट्री, ये 2015 में लॉन्च हो गया था। सही। और उसके बाद से ये बैलेटिंग सिस्टम है। अब बैलेटिंग सिस्टम क्या, आपको आप अपने प्री रिक्विजिट कंप्लीट करके क्वालिफिकेशन के असेसमेंट कराएं, जो भी आपके पास डिग्री है, और वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास, और लैंग्वेज असेसमेंट करें, और उसके बाद पूल में आ जाए। लेकिन उससे पहले भी अपने आपको देखना पड़ेगा, मेरे वो पॉइंट्स कैलकुलेशंस वगैरह पहले से, जो वेबसाइट पर लिंक, हाँ, जो होता है वो लिंक होता है, उसको कर लें, कंसल्टेंट से करा लें, खुद से कर लें, पॉइंट्स देख लिए, एलिजिबल हूँ, आप पूल के अंदर आ जाएं। अब यहाँ पर मिनिमम पॉइंट्स कितने होने चाहिए? देखें, अगर 7 सिलेक्शन क्राइटेरिया पे जाएंगे फेडरल के तो 67 पॉइंट्स होना चाहिए। वेरा सिलेक्शन आपकी सीआरएस पे होती है। सीआरएस कितने होने चाहिए? ये भी वेरी करता है, ये कितने का सवाल नहीं है, क्योंकि एक सवाल बड़ा कॉमन सवाल ही मुझे क्लाइंट भी करते हैं, आजकल कितना चल रहा है, मेरे इतने हैं तो, क्योंकि वो वेबसाइट पे जाके देखिए आइडियल तो ये है कि 400 प्लस होना चाहिए, 460 है, 470 है, लेकिन वेरी कर रहा है। ये जो आप और मैं देख रहे हैं ये पास हो चुका होता है, ओके, लेकिन ये गुजर गया। अच्छा, और दूसरी बात है कि हर साल कट ऑफ भी हर साल बढ़ता जाता है, हर महीने, हर 2 महीने में कट ऑफ बनता है। मैं उसी को कह रहा हूँ कि वो पास हुआ होता है, आप उसको देखकर अपना माइंड बना दिया, यार अभी तो बड़ा हाई है। नहीं, मिजाज क्या होना चाहिए आपका बैलेटिंग सिस्टम के अंदर? बैलेटिंग सिस्टम के अंदर आप प्री रिक्विजिट जितना आपका स्कोर बन सकता है, कोशिश तो करें अच्छे से अच्छा बने, एज देखें, चीज़ें देखें। जब आपका जितना अच्छा स्कोर बन सकता है तो आप पूल में आ जाएं, बिकॉज अगले राउंड का फ्यूचर ना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं, ऐसे ही ना गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स आपको बता रहे हैं कि अगला क्या होगा, ना कोई इसमें हेल्प कर सकता है। हाँ, आप एक ट्रेंड वाइज अपना एक जहन बनाते हैं, वो आपका राइट है, कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि आपको इससे कता नजर कि अगला राउंड क्या होगा, आपको पूल में। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कल जो है वो 300 पे आने वाला है या 400 पे आने वाला है, 450 पे आने वाला है, तो अगर आप पूल में नहीं है तो आप तो ज़ाया कर जाएंगे। और ये फ्लक्चुएशंस होते रहती है आगे पीछे आगे पीछे। अच्छा, यहाँ पे टू बी वेरी स्पेसिफिक, सीआरएस की बात आ गई ना, तो अब कितना मिनिमम सीआरएस है किसी कैंडिडेट का कि वो ये सोचे कि हाँ मैं वायबल हूँ, मैं मतलब देखिए कम से कम भी 300 प्लस होना चाहिए। अब आपको कैसे आप पूछेंगे, क्योंकि आम जनता जब देखेगी, जिसको पता भी है, तो वो कहेगी यार ये तो 471 चल रहा है, 540 चल रहा है। मैं उसी पे आ रहा था, वो हम समझाते लोगों को, क्योंकि हमारा तो रोज काम हम बताते हैं। देखिए चॉइस तो फिर भी आपकी है, मैं सेल नहीं करता, ये बात स्ट्रेट फॉरवर्डली।
काउंसलिंग करना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है, ताकि जब उसको पता चल जाए कि अब उसकी चॉइस है, वो करता है, वो मेरी खिदमत लेना चाहता है या किसी और की लेना चाहता है, वो अप्लाई कर सकता है। ओनली थिंग इज़ कि उसको ये पता हो कि अगर 300 प्लस है तो मुझे PNPs भी कॉल कर सकते हैं, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, प्रोविंसेस कॉल कर सकते हैं। अल्बर्टा 300 प्लस से स्टार्ट करता है, अभी लोगों को पता होना चाहिए, डायरेक्टली पिक करता है, मैं नहीं पिक कराऊंगा। पीपल आर मोर इनटू ओंटारियो एंड हाँ, ओंटारियो में जाएंगे उसका मिजाज ज़्यादा है, देखो देखिए आप कराची में आएंगे लोग ज़्यादा डिमांड है, ठीक है ना। लाहौर में मेन जो सिटीज़ हैं उसकी डिमांड थोड़ी हाई होती है, और वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, सिर्फ नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान और इंडिया से तो नहीं आ रहे ऐसे। बट देखिए ना, ज़्यादा जो पॉइंट्स बनते किसके, जो 29 सालों से नीचे वाले लोग हैं। अच्छा, ठीक है ना, ये एक्सपीरियंस से आप क्या ये मैं बता रहा हूँ, और होता ही है ना, आप 400 प्लस पॉइंट जाओ, और जिनके पास मास्टर्स डिग्री इक्विवेलेंसी है, जिसके बाद 777 है, एक किसी की एज है 32 साल, उसकी पॉइंट 400 के करीब है। हाँ, ऐसा 400 से ज़्यादा भी बना सकता है, लेकिन देखिए 29 साल से मैंने कहा ये आइडियल है, 29 साल से नीचे है वो आइडियल है। उससे ऊपर चलाएंगे आप 35 साल तक भी कोशिश कर सकते हैं, 400 प्लस पॉइंट्स वगैरह बना सकते हैं, लेकिन जितना ऊपर जाते जाएंगे आपका CRS स्कोर नीचे होता चलाएगा। ओके, ठीक है ना, बहुत डिफरेंट जो है ना वो सिनेरियोज हो सकते हैं। अब हर बंदा 777-8 भी नहीं ले सकता, CLB 9। एग्जैक्टली, हर बंदे के पास मास्टर्स इक्विवेलेंसी भी नहीं है, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ, तो कौन ये लोग कहाँ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा 38-37 का है, 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री है, ठीक है, 8 साल का और उसके पास 3 साल 4 साल 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस जो भी है। अब ये बंदा कैसे अप्लाई करेगा, कोई आइडियल तो आप बता रहे हैं कि 35 साल और उससे नीचे होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, सही सही, तो वो कैसे करेगा अप्लाई। कनाडा तो फिर इसको नहीं करना चाहिए, नहीं, यही लोगों को नहीं पता होता कि प्रोविंसेस भी अपने प्रोविंसेस कैसे आते हैं, PNP, ठीक है ना। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम फिर यहाँ पर पार्ट प्ले करता है। एल्बर्टा जैसे मैंने कहा, नोवा स्कोशिया हुआ, सस्कैचुअन हुआ, ये सारे प्रोविंस तो प्रोविंस अपने प्रोग्राम रन करते हैं, उसको PNP कहते थे हम। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के तहत भी हमें अपनी किस्मत आजमाई कर होगा, बैलेटिंग बहरहाल, तो पहले बैलेटिंग की आपने डेफिनेशन समझ ली, राइट वे तो वही है कि जाना तो बैलेटिंग से ही है, बैलेटिंग ही है, बट आपके चांसेस यहाँ बढ़ने का है। तो इसलिए यार लोग जो है ना 40 साल का भी तो भी अप्लाई करना चाहिए, और कोई अगर बहुत ज़्यादा डरता है, कॉन्शियस है, ना अप्लाई करो, मैं तो सीधा सा कह देता हूँ टेक इट और लीव इट है ना आपका। लेकिन अगर कंसर्न ये जोर लगा दे, पाँव पकड़ ले के नहीं बस आपको करना ही करना है, मुझे पैसे दे दो, तो यहाँ पर आपको फिर सोचना चाहिए कि फिर आपको जो है वो आपकी चॉइस है कि फिर आपको उसको देना ही देना। तो मैं ये समझता हूँ कि चांसेस हैं कनाडा के अंदर, प्रोविंशियल नॉमिनीज के अंदर भी होते हैं, इसी तरीके से फेडरल में भी हैं, लेकिन फेडरल चूँकि आप 2 साल के पीछे जाएंगे ट्रैक रिकॉर्ड में, तो वो हाई नोट के ऊपर है, तो लोग इसलिए भी घबराते हैं कि सर जब तक बहुत कम नीचे नहीं आएगा तो आपकी बात ठीक है, बैलेटिंग के अंदर तो नहीं। तो हम भी कहते हैं हाँ ठीक है, फेडरल नहीं टारगेट नहीं करो, आप उसका पार्ट तो होते हैं, सही, ये ऐसा नहीं होगा अलग से मैं फेडरल को हटा दूँ। अच्छा, ऐसा है कि इस साल मेरा बैलेटिंग में नहीं आया तो मैं अगले साल के लिए भी एलिजिबल हूँ ना? हाँ, आप प्रोफाइल तो बना सकते, प्रोफाइलिंग जो है, प्रोफाइल जो एक्सपायर होती है दोबारा अपडेट हो जाती है ना? दोबारा आपको बनानी पड़ेगी, खुद से नहीं होगी, नहीं मतलब उसकी मतलब रिक्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, आपको रिक्रिएट करनी पड़ेगी। आपके पास देखिए हमेशा प्रोफाइल रिक्रिएट दोबारा उसमें हमने आपने डालना है, इन्फॉर्मेशन जाती है, सिर्फ 2 चीज़ें आपके पास वैलिड होनी चाहिए। एक आपका क्रेडेंशियल असेसमेंट वैलिड होना चाहिए, जिसको हम ECA भी कहते हैं, सही, और दूसरा आपके पास IELTS वैलिड होना चाहिए। चूँकि IELTS की मियाद 2 साल है, तो मैं दूसरे साल भी मुझे विदाउट कोई और चीज़ किए हुए, कोई प्रीरिक्विजिट दोबारा से कंप्लीट किए हुए, तो मैं पूल के अंदर दोबारा भी आ सकता हूँ। प्रोफाइल अपडेट करनी, प्रोफाइल अपडेट कर दूंगा, फिर मैं एक चांस ले लूँगा। मेरे पास ऐसे भी प्रोफाइल्स हैं जो 2-2 साल के बाद उन्होंने तीसरी प्रोफाइल बनाई, तब जाके सिलेक्ट हो गया। अब ये किस्मत है। ये वही है कि एक वो जो है ना, नाम लिए बगैर, कि उन्होंने कहा कि हारता उसी वक्त है जब बंदा खुद हार मान जाता है। हाँ बिल्कुल, तो ये एक फॉर्मूला बिल्कुल सही है अपनी जगह पर, कि आप जब तो हार मान लेंगे तो आप हार जाएंगे। तो अगर कोई कोशिश करता रहेगा तो कोशिश करता रहे, कर भी सकता है, लेकिन नॉर्मली चूंकि मिजाज नहीं है, मैं 1 साल 2 साल के बाद कहता हूँ ठीक है छोड़ो, कौन में अप्लाई करे। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो 1 साल 1 दफ़ा करने के बाद फिर बस छोड़ देते हैं। हाँ, ऐसे ही होता है, मेनली तो यही होता है। हमारा काम है कि हम लोगों को सुझाव दें, बता दें, और जो है ना उनको फिर उसी तरह। अच्छा, वैसे अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे केसेस आपने देखे हैं, यू हैव मतलब वास्ट एक्सपीरियंस, जो कॉमन रिफ्यूज़ल्स हैं उसको ज़रा हाईलाइट करें कि जो मे भी किसी अपने कैंडिडेट की मिस्टेक हो सकती है या किसी और वजह से जो कॉमन रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं उनको हाईलाइट करें। देखिए सेवरल रीजंस हैं, अगर हम एक एक को लेके चलें, कुछ चीज़ा मैं बता देता हूँ। मेनली तो ये होता है कि ना लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशन की जो कंटिन्यूटी है या उसको कहते हैं उसका सीक्वेंस है, उसको सही नहीं रखते हैं। सीक्वेंस को थोड़ा बताएं। हाँ, सीक्वेंस से मुराद ये है कि जैसे आप बैंक स्टेटमेंट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल प्रूफ ऑफ फंड्स आप लेके चलें, प्रूफ ऑफ फंड्स आपके पास जो है ना वो मेंटेन नहीं है, तो वहाँ पर रिफ्यूज़ल है। सस्कैचुअन में होता है मेनली
कि आपके पास 3 मंथ्स बट ये तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है ये। हाँ, तो लोग नहीं करते, इस पे ख्याल नहीं देते। या यूँ बात कर लें कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट के, उसके अंदर जेडीज को मुलूज़ खास रख रहे हैं कि भाई उस स्टैंडर्ड के ऊपर कैनेडियन स्टैंडर्ड है, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक है या नहीं है। वो जो ऑक्यूपेशन जिसके ऊपर आप अप्लाई करें, जिसके ऊपर आप सेलेक्ट हुए हैं, उसके मुताबिक आपने वो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं। प्लस फिर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो कहलाते हैं। अब मैंने एक क्लेम किया है एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट क्लेम करने के बाद सिर्फ मैं एक लेटर भेज रहा हूँ, उसको प्रूव करने के लिए आपके पास क्या सैलरीज आपकी क्रेडिट हो रही थी, नहीं हो रही थी, ये पूरी एक चेन होती है, चेन ऑफ, कि आप कैसे सब्सटैंशिएट करेंगे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। कोरोबरेटिव एविडेंसेस का होना बहुत ज़रूरी होता है। दे शुड बी कनेक्टेड होना चाहिए। फिर आपने किन किन मुल्कों में आप रहे, अगर रहे, हाँ, तो उसमें आपको पुलिस क्लियरेंसेस कहाँ से देना है, नहीं देना है, उनकी फॉर्मेटिक्स कैसी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ जो है वो आपको होता है। फिर आ जाए आपके फॉर्म्स के अंदर, मुख्तलिफ लोग फॉर्म्स के अंदर बहुत ज़्यादा लिहाज ख्याल नहीं रखते कि आपने गैप्स को जो है ना वो कैसे मेंशन करना है। अगर आपके पास अच्छा, आपकी बात अगेन इंटरप्ट करूँगा, मुझे एक पॉइंट है, जो एजुकेशन का गैप है, जैसे कि किसी ने 2018 में ग्रेजुएट किया और फिर वो उसने मास्टर्स नहीं किया, और वो 2022 में उसने मास्टर्स शुरू किया और 2025 में ख़त्म कर लिया। अब ये जो बीच का गैप है जो कि कंटिन्यू होना चाहिए था बट समहाउ नहीं है उसका, तो ये मैटर करता है क्या? नहीं, इमिग्रेशन में नहीं मैटर करती सब चीज़ें। ओके, एक और केस है जिसमें मास्टर्स करा हुआ है उसने, डिग्री मास्टर्स की है, बट उसके बाद उसका वर्क एक्सपीरियंस और एप्लीकेशन का जो टाइमलाइन है उसमें बहुत बड़ा गैप है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ना उसने मास्टर्स किया, हाँ, उसके बाद उसने एप्लीकेशन अप्लाई की, तो वही गैप की बात है। गैप आ गई, ये मास्टर्स आपने कर लिया, उसके बाद उसने एक्सपीरियंस हासिल किया हो, हाँ, या तो उसके पास गैप होगा, उसने अनएम्प्लॉयमेंट रहे, हाँ, ठीक है। द थिंग इज कि आपको ये समझना पड़ेगा कि इमिग्रेशन जो सिस्टम है वर्क कैसे करता है। हाँ, इमिग्रेशन सिस्टम हमेशा जो है ना आपके पास के लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स इसके ऊपर वर्क करता है, और उनकी ऑक्यूपेशन रिक्वायरमेंट्स को अगर आप फुलफिल कर रहे हैं, नो मैटर मेरे पास अभी जॉब है या नहीं है, ओके, मैं अप्लाई कर सकता हूं। मेरा पिछला जो है वो 5 साल, हाँ, वो कंटिन्यूस है, या पिछले 10 साल में से मेरे पास इतने इतने साल का एक्सपीरियंस है, तब भी आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो इसमें नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि ये आप स्टूडेंट वीजा नहीं अप्लाई कर रहे। तो यहाँ पर गैप इतना, मैंने कहा ना, जैसे मैंने कहा कि इमिग्रेशन में गैप मैटर नहीं गैप करता, एज सच मैटर नहीं करता। हाँ, आप बिल्कुल ही कुछ काम कर रहे हैं, तो फिर वो आपको जो है थोड़ा, अच्छा, ये चीज स्टूडेंट में मैटर करती है। हाँ, कई जगह पर मैटर करती है, क्योंकि आपको गैप को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे थे, क्या आपने दोबारा से स्टडीज क्यों करना चाह रहे हैं, हाँ, और अब आप जाके दोबारा पढ़ना चाह रहे हैं। मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं उसमें, एज भी देखी जाती है कि वीजा काउंसिल जो ऑफिसर होता है वो बहुत सारी चीज़ों को देखता है। फिर आपकी एसओपी को भी वो देखता है कि मद्देनजर रखता है कि आप बाहर मुल्क के अंदर किस तरह से जाकर जो है स्टडीज़ लेंगे और आप वापस आकर अपने मुल्क को क्या फ़ायदा पहुँचाएंगे। अभी आपने देखा है कि ना अभी न्यू माइग्रेशन प्लान दिया है, स्ट्रेटजी दी है ऑस्ट्रेलिया ने, कि उन्होंने कहा है कि अब स्टूडेंट वीज़ास के ऊपर जो है ना वो बड़ी सख्ती करेंगे। जहाँ पर 5.5 बैंड था उसको 6 कर दिया अब आइल्स को। ओके, ठीक है। और एक जो है वो जो उन्होंने टेस्ट निकाला है, पीटी नहीं, स्टूडेंट के लिए बिफोर द एडमिशन, ओके, इससे भी पहले, कि जेन्युइन टेस्ट आपका होगा, वो जेन्युइन टेस्ट इंटरेस्ट के नाम से, इस तरीके से आप उसको देखेंगे कि वो कैटेगरी का टेस्ट है, मतलब मींस मैंने एडमिशन अप्लाई किया, तो आपके साथ इंटरव्यू करेंगे वो पहले, और आपसे जानेंगे कि ये आपको कैसे फायदा करेगा, आपके इरादे क्या हैं, मतलब आपका फ्यूचर उन्होंने बैठ के डिस्कस करना है पहले। सर जैसे हमारे यूनिवर्सिटीज में होता है, तो आपको इंटरव्यूज भी लिए जाते हैं, ये इंटरव्यू हमारी टेस्ट यूनिवर्सिटीज में तो इंटरव्यू सिर्फ इसलिए लिया जाता है कि एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, लेकिन अब ये देखिए सख्ती की जा रही है, लेकिन जब वहाँ जाके लोग सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, सिर्फ ऊबर ही चला रहे हैं, लोग ही तो उनको बताते हैं कि कैसे डील करना है हमें। अब वो टाइट इन करते चले जा रहे हैं। तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के लिए एक न्यूज़ है कि आपको अब टेस्ट भी देना पड़ेगा एडमिशन के लिए भी और या वीज़ा के लिए भी, तब जाकर आपका वीज़ा जो है वो आसान होगा, वरना वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। उनको नज़र आ जाएगा बात करते हुए कि इसके इरादे क्या, आप बातें नहीं बता सकते और उसकी अफादियत नहीं बता सकते। उनको जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए। क्या एग्जैक्ट रोल है कंसल्टेंट्स का जो लोगों को समझने की ज़रूरत है? लोग ये एक्चुअली पीछे का सीन ये है कि लोग समझते हैं एक कंसल्टेंट एक सहारा है जो कि मेरी एप्लीकेशन को एक स्पेशल अटेंशन दिलवा देगा, इसके वहाँ पे लिंक्स हैं, सो इसके तो इसी चीज़ के तो मैं पैसे दूंगा। ये हाँ गलत तासुर है, एक तासुर है, एक मिथ है जो लोगों को है। अब तो काफ़ी हमने भी एजुकेट किया, काफ़ी अब तो और भी हो रहे हैं और इंशाल्लाह होंगे। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। वैसे तो मैं डिसअपॉइंटेड होता हूँ इस बात पे, लेकिन उम्मीद फिर भी आप कोशिश करते रहें, और यही कोशिश का नतीजा जो हम हर जगह पर ये पेरेंट्स देख कर ये बात कर रहे होते हैं। तो थिंग इज़ दैट कि लोग जो है वो कमाएं ज़रूर, कंसल्टेंट को मैं कह रहा हूँ, लेकिन लेजिटिमेट तरीके से भी तो कमाया जा सकता। तो क्या इतनी ज़रूरत पड़ गई है? रास्ते इख्तियार करने की, तो इसका मतलब आपकी स्किल्स कम है।
इसका मतलब आपके पास कन्विंसिंग नहीं है, इसके बाद आपके पास सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब है कि बस आप जो है ना वो लोग ऐसा तो कोई भी सेल आपने सारे लड़के लड़कियां बिठा देते हैं जो कि बिल्कुल यंग, उनको पता भी कुछ नहीं होता, उनको बस सेल करो, या तो आप ग्लैमर बेचते हैं ऐसा ही है। या सिर्फ उनको बता दिए रट्टू दो की तरह, सर आप आएंगे, आपका इतने काम में इतने दिन हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, फौरन इसमें से ये हो लिंक भेजते हैं कि आप इसको फिल करके दें और आपकी जाएगा। प्रोफाइल कोई काउंसलिंग नहीं, assessment कुछ हो नहीं जाएगी। है। हमें भी और आसानी चाहिए ना, जो एप्लीकेंट है उसको आसानी से अच्छा से ये कह दिया हो जाएगा ना, मैं कर दूंगा, उस पर जान लगाते हैं, हम sales आसानी करते की खातिर ही तो ये कर रहे हैं। हम आवाम को आसानी चाहिए एक्चुअली। हैं। अब कंसल्टेंट का क्या रोल है? कंसल्टेंट का ये रोल है कि उसको राइट पाथ पे बताए और उसके ऊपर गाइडेंस दे, और चूंकि मेरी नॉलेज आपसे ज़्यादा बेहतर होगी, आप खिदमात लेने आए मेरे लिए मुझसे कि आप कह रहे हैं कि भाई मेरी एप्लीकेशन मैं खुद भी बना सकता था, लेकिन आप मुझसे ज़्यादा बेहतर हैं, जिसका काम उसी को साझे वो वाली बात। तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर हैं, आप मुझे बताएं कि डूज क्या है, ये तो वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, सही। लेकिन डोंट चूंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आप बता देंगे ये नहीं लगाओ, ये लगाओ, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, आप ये ऑक्यूपेशन सही सेलेक्ट नहीं कर रहे, इसकी एनओसीज ये सेलेक्ट कर लो, आप एनजो कोड ये सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद उसके जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो भी कंसल्टेंसी का हिस्सा है आपके, एग्जैक्टली। वो भी डॉक्यूमेंटेशन पे भी काम करेंगे। तो दोनों पार्ट साथ चलते हैं, एडवाइजरी रोल और आपकी डॉक्यूमेंटेशन रोल, जिसको हम केस प्रोसेसिंग कहते हैं। ये दोनों मेन मिलकर- काम है, ये दो मेन कंसल्टेंट काम का है। मेन रोल है। उसके बाद वहां तक उसको लेके जाना, ये करना, ये सारी लफाजियां हैं, कंपनीज करती हैं, कंसल्टेंट भी करते हैं, करना चाहिए, मुझे उस पर कोई एतराज, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ एक समझाने के लिए बात कर रहा ऐसे हूँ ही। कि ये सारे क्लेम जो है ना कि मुझे ले लो तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सारी सेल्स टेक्निक्स होती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ऑलराइट, लेट्स कम इनटू द यूएसए। कनाडा तो घूम लिया पूरा हमने, अब हम यूएस में आते हैं। यूएस में एक कैटेगरी है EB2। इसको थोड़ा, ये किस क्लासिफिकेशन में है और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड, EB स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड 2 है, प्रेफरेंस 2 कहलाता है। ओके। NIW उसके साथ है। EB2 तो पहले भी चल रहा था। EB2 का मतलब ये है कि आप एम्प्लॉयमेंट बेस्ड, तो इसका मतलब आपके पास एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए ना, अगेन वही जॉब ऑफर। वहाँ LMI है तो यहाँ पम सर्टिफिकेशन है, तो आपको एक बहुत हैसल से गुजरना पड़ेगा, जॉब मिलेगी, लेजिटिमेट होना चाहिए, सारी वही सारी बातें, सही। ठीक है। EB2 NIW के आने से ये फ़ायदा हुआ है कि जो भी स्किलफुल हैं वो हजरात अप्लाई कर सकते हैं, खासतौर पर मास्टर्स डिग्री होल्डर जिनकी इक्विवेलेंसी भी मास्टर्स है। स्किलफुल जो आपने बात कही ना, मैं थोड़ा इसको वो करूँगा। स्किलफुल तो हर वो लोग अपने आप को समझते हैं जो किसी भी डिग्री के होल्डर हैं, या तो वो सारे स्किलफुल में आ रहे हैं। जी हाँ, कम से कम भी देखें आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, कम से कम, ठीक है ना, मास्टर्स डिग्री, और अगर नहीं है तो फिर बैचलर्स डिग्री होगी, उसके साथ 5 साल का प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस अगर आप जोड़ेंगे तो आप इस प्रोग्राम को, जो नेशनल इंटरेस्ट वेवर कहलाता है, आपको जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि बहुत कॉमन सवाल है, मेरी कंसल्टेशन में भी होती है, बहुत कॉमन है, क्योंकि अब नया भी प्रोग्राम है, अभी ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं, तो इसलिए सवाल ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि लोगों को ऑथेंटिसिटी चाहिए होती है समझने के लिए। एक right मार्केट में information अभी 2 थे, अभी 4 हो गए, 6 हो गए, अब 10 लोग कंसल्ट कर रहे हैं, तो एक तो एंडोर्समेंट तो मिल रही है प्रोग्राम को, सही है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक आदि कर रहा होता तो लोग फिर भी जो है ना शशुपंज में होते, करें वो डरे हुए नहीं करें, होते डरे, कि तो अब तो क्या हो रही है। NIW क्या है कि नेशनल इंटरेस्ट वेवर है। अब सवाल ये होता है कि एप्लीकेंट करता है कि यार मेरा क्यों होगा, एक सवाल ये होता है, और फिर दूसरा सवाल यही वाला होता है, ऐसे तो सारे लोग कर जाएंगे। ऑफ कोर्स, मेरा यही तो सवाल है कि जो सारे डिग्री होल्डर्स हैं, बहुत सारे हैं ना, ऑफ कोर्स सारे जवान डिग्री होल्डर हैं, तो वो ये उनके लिए है क्या? सबके लिए है। ओके, मैं आपको बताता हूँ, मेरे लिए है। मैं आपको बताता हूँ। देखें, थिंग इज दैट कि ऐसे तो आप ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, कनाडा देखेंगे, सही है, वो भी तो सभी के लिए है ना। व्हाट इज द डिफरेंस? ठीक है ना, डिफरेंस ये है, एक पहली बात जो आसान सा सादा सा जवाब है, सबके लिए, लेकिन सब तो नहीं अप्लाई कर रहे। ओके, सब में से कुछ करेंगे, सही सही, जिसको पता चलता जाएगा वो करेगा, ऐसे ही अप्लाई होता है या ना। जो एलिजिबिलिटी अपनी समझेगा, ठीक है ना, वो जो करेगा, जिसके पास पैसा होगा, बहुत सारे और फैक्टर्स आ जाएंगे, सही है, दूसरे फिल्टर लगते जाएंगे, फिल्टर लगते जाएंगे। दूसरा ये है, मैं क्राइटेरिया को और भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपके पहले जवाब दे दूं कि दूसरा ये है कि मैंने क्राइटेरिया देखा, मैं एडवांस डिग्री होल्डर हूँ, ठीक है ना, मैंने अप्लाई करना है या मैंने किया है, तो मैं पहले तो पॉजिटिव पहले रहूँगा कि भाई मैं किसी जगह पर जॉब के लिए भी जाता हूँ तो वहाँ 100 लोगों की पहले से भी लाइन होती है। ऐसा ही है। क्राइटेरिया तो एक ही ना, IT वाला मांगा है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई इंजीनियर है, तो सारे इंजीनियर ही आएंगे ना। ऑफ कोर्स, IT वाला मांगा तो IT वाले आएंगे। मैं पहले से ही रोना गाना शुरू कर दूँ, मुझे क्यों लेंगे भाई, सही 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 सही, मेरा क्यों होगा। मैं तो एक आसान सा सिलेक्शन है, नेशनल इंटरेस्ट वेवर मीन्स आपका नेशनल इंटरेस्ट के बंदे होने चाहिए ना, कौमी मुफाद, ठीक हो गया। ओके, तो उसको कंपेयर कर लें एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए आम आदमी के लिए कि मैं कंपनी में जा रहा हूँ, कंपनी के CEO इंटरव्यू ले रहा है, कोटा उसके पास है 2 या 4 लोगों का, IT वाले बुलाया हुआ है, 100 लोग आ गए हैं, तो जो बंदा कन्विंस करेगा उसको ले लेंगे कि मैं यही सवाल होता है ना कि मैं आपको क्यों लूँ,
सेम सवाल आप समझ लें तो ये कि अमेरिका कह रहा है अदर मैं- हैंड हाँ। ये दूसरे साइड से अगर हम इसको इस तरह देखें कि वो मुझे क्यों लेंगे ये पहले मुझे पता होना चाहिए। मुझे पता और मैं कन्विंस करना जानता हूँ कि मैं आपको वो मैं बताऊंगा फिर यार मैं आपके सिस्टम्स को यूं दूर करूंगा, मेरे पास ये मैं अपनी सारी बताऊंगा ना गुर, मैं ये मेरे पास ये skill है, टेक्नोलॉजी है, मैं experience एआई ले है। आऊंगा, मैं यूं कर दूंगा, मैं इस तरह से करूंगा। ये जब मैं सारी बात करूंगा तो वो ये सोचने का हम मेरे कंपनी का फायदा है, तभी Okay, आपको रखेगा उन 100 लोगों में से। सही। ठीक है, तो कोटा यहाँ पर होगा, कोटा एक था तो एक रखेगा, 10 होगा 10 रखेगा, रखेगा। 10 भी वही होंगे जो उन 100 में से एक कहेंगे मैं आपके लिए फायदेमंद हूँ। ये उसको प्रूफ करना है। कंपनी इंटरेस्ट हो गया, कंपनी का इंटरेस्ट हुआ है तभी आपको रखा है, सही कंपनी को फायदा हुआ, सही। इसको कंट्री कर लें, नेशनल कर लें। ठीक है ना। तो वो नेशनल क्या आप बता रहे हैं, अब उसको कैसी तरतीब चलेगी कि आप कह रहे हैं कि भाई मेरे ये काम करने से, स्किल से, आईटी है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, मेरे आने से मैं ये करूँ, मैं अपना फ्यूचर प्लान दूंगा ना आपको, एम्प्लॉय भी दे रहा है, मैं आपका फ्यूचर प्लान देता हूँ, मैं यूँ करूँगा, ऐसा करूँगा, मैं करूँगा, मेरे स्किल से आपकी कंपनी को फायदा होगा, जो कंपनीज होंगी या बिजनेस होगा। जब कंपनी को फायदा होगा या बिजनेस को फायदा होगा तो इकोनॉमी को फायदा होगा, जब इकोनॉमी को फायदा होगा तो किसको फायदा होगा, कंट्री को कंट्री को फायदा फायदा होगा, होगा, वो इकोसिस्टम है। नेशनल इंटरेस्ट बन गया आपका। सही। तो इतनी सी बात है, अब लोग डरते हैं यार मेरा क्यों होगा। भाई पहले तो ये अव्वल तो ये है कि मैंने नहीं कहा कि आप अप्लाई कर लें आपको नहीं करना, टिकट और लिमिट छोड़ दें, लेकिन अगर आप आए तो फिर पूरे भरोसे से हैं, एलिजिबिलिटी आसान है, आप खुद भी चेक कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। अब आपने पिटीशन फाइल करें, जो वो काम जो एप्लीकेंट ने जॉब में करना था वो हम एक तरह से करके दे रहे हैं, या खुद भी कर सकता है वो। व्हाट कि डू वो यू मीन बता बाय पिटीशन फाइल? पिटीशन मीन्स है कि टर्म है। देखिए एप्लीकेशन होती है, जैसे इसको आप पिटीशन यूं कर लें कि आप अपने आर्गुमेंट देते हैं। पिटीशन आप हाई कोर्ट में करते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, पिटीशन वर्ड होता है। सही सही, वही ये उसी का- पिटीशन सही। जो है वो बेसिकली आर्गुमेंट बेस्ड होती है। आप ये क्लेम कर रहे होते हैं कि मैं जो क्या आपने कर किया रहा हूं, है, मैं क्या कर सकता मैं हूं कौन, पहले आप वो बताएंगे, मैंने किया क्या आप वो बताएंगे, हूं, और मैं आपको किस तरह सर्व कर और मैं कैसे सर्व कर सकता हूं, मेरी स्किल किस हद तक और कैसे आपको फायदेमंद होगी। सही। तो यही आपने उनको करना है, तभी पिटीशन अप्रूव भी हो रही है। पिटीशन अप्रूवल हो रहे हैं 3 अच्छा, years, लोगों का 6 ये months। ख्याल है कि ये कोई एक्सेप्शनल स्किल है या नहीं, दोनों कोई- तरीके से काम होता है। एक्सेप्शनल एबिलिटी अपनी जगह पर है हम्म, और एडवांस डिग्री अपनी जगह पर है। हम जो ज़्यादा से ज़्यादा फाइल कर रहे हैं और करते हैं वो एडवांस डिग्री कैटेगरी में कर रहे हैं। एडवांस डिग्री क्या मतलब? जो एडवांस डिग्री है वो तो डिग्री है ना। हाँ, एडवांस डिग्री यूएस के मुताबिक, यूएस कहता है कोई अपने law से- criteria है यहाँ? हाँ, यूएस अपनी एडवांस डिग्री कहता है जो मास्टर्स इक्विवेलेंसी होती है। तो जो हमारी नॉर्मल डिग्री है वो भी मास्टर्स इक्विवेलेंसी देती नहीं, है? मोस्टली नहीं, बहुत सारी नहीं होती। एमकॉम नहीं होगी, एमए नहीं होगी, अच्छा, ठीक है ना, एमबीए हो जाएगी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एमईए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बहुत पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज होती है, हमारी मास्टर इक्विवेलेंसी है, ठीक है ना। फिर हमारे पीएचडीज Okay. हैं, हमारे एमफिल्स हैं, तो डिग्रीज तो मिल जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको प्रोफाइल सो इवैल्यूएट यू करना आना मीन चाहिए। के बहुत सारी ऐसी डिग्रीज हैं जो मास्टर्स इक्विवेलेंसी नहीं हो रही वहाँ पे? हाँ, नहीं होती तो आप वो बैचलर्स पे आ जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, वो पीछे step पे खड़े हो जाएंगे वो पीछे हो जाएंगे। अब बैचलर्स के साथ फिर हम कहेंगे, उनको रिकमेंड करेंगे भाई 5 साल का प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस दिखाओ। प्रोग्रेसिव की डेफिनेशन पे लोग जाना चाहेंगे ऑब्वियसली। प्रोग्रेसिव मीन्स ये कि आप बहुत शॉर्ट पीरियड में, ऐसे नहीं कि मैं प्रोग्रेसिव बता रहा हूँ 50 साल में मैं असिस्टेंट से क्लर्क था और फिर असिस्टेंट हुआ, फिर मैं 50 साल में जाके अभी मैं मैनेजर बन गया हूँ, नहीं। अच्छा, इसको शॉर्ट पीरियड में degree 5 साल में अपने प्रोग्रेसिव दिखाना है फिर आपने, या 10 साल में दिखाना है, लेकिन इतने ही टेन्योर आपने दिखा देता है। कंसेक्यूटिव हो ऑब्वियसली, आप प्रोग्रेसिव कैसे होंगे फिर, तो आप फायदेमंद नहीं हुए ना। आपका प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस जब नजर आएगा उनको, और फिर उसके ऊपर आप पिटीशन एंड प्रपोज इंडिविजुअल, जिसको वर्ड यूज करते हैं, जिसको मैं आम फहम में यूं बात कर दूं, या आम पब्लिक को समझाने के लिए बात कर दूं कि आप अपना फ्यूचर प्लान जो हम बात करते हैं वो आप उसको देंगे कि क्या करूंगा, कैसे करूंगा, क्यों करूंगा। ओके, तो ये जब आपकी पिटीशन आर्गूमेंट जाती है, जब केस ऑफिसर पढ़ेगा वहाँ पर, वो उसको कहेगा हाँ ये बंदा चाहिए अप्रूव। 3-3 महीने में मैं अभी तक काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। हमने बड़ी ड्यू डिलिजेंस करके इस प्रोग्राम को किया ताकि पहले हकीकत जाने। आपने ये प्रोग्राम आप शुरू किया? हाँ, हमने तकरीबन साल भर से ऊपर हो गया हमारा। Okay. साल भर से ऊपर हो गया, तो हम कर रहे हैं। उससे पहले 5-6 महीने पहले कोई कर रहा था, 7 महीने पहले सब कर रहा था। बेसिकली मकसद मसला ये नहीं है कि कौन पहले कर रहा था कौन बात कर रहा है, हमारे यहाँ बड़ी गलत इवैल्यूएशन है। ऑफ कोर्स यही इशू यही है ना। वो कहते हैं यार पहले और बाद की नहीं बात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए कि मैयार क्या है किसी का, स्टैंडर्डाइज डॉक्टर का मजाक क्या है, नहीं हो रहा। आपकी खुद की जो हम शुरू में बात करें पोर्टफोलियो, ये देखना हमको आवाम को जरूरी है। ये इस बात को कहते रहे मैंने पहले किया था। वो फर्स्ट मूवर बनने के लिए कहते हैं। फर्स्ट मूवर, इसमें कोई फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं है कि आपके पास होता है। मैंने भी 1 साल भर के बाद 100 से ऊपर पिटीशन है मेरी। मैं अगर अपनी सेल पिच दूं तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आवाम कितनी चेक करी, पहली बात तो ये भी है ना। अच्छा, तो मेरे ज़हन पास में एक आ रही आरएफई बात। अभी तक आरएफई नहीं है, रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एविडेंसेस। मेरा जितनी भी पिटीशन अभी जा रही है वो सारी डायरेक्ट अप्रूवल होके आ रही है, ओके, तो मैं तो उसको भी क्लेम कर सकता हूँ चलो चल के।
ये तो अच्छी। लेकिन काउंसलिंग के अंदर आपको इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। मैं सारे के सारे केस, आप कह रहे हैं मेरे पास 60-70 लोग हैं, 80 लोग हैं, इट डजंट मैटर। आप गधे घोड़े सारे सारे बांधते हैं, मैं नहीं मानता। अभी आप किसी आवाम से नीचे आपको कमेंट्स में कोई शायद लिख जाएगा कि अरे आदिल साहब ये सुपीरियर कंसर्निंग तो कई 4-6 महीने हो गए आउट ऑफ द कराची केसेस नहीं ले रहे। मैं क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ, क्वांटिटी पे नहीं बिलीव करता। सही, ठीक है ना, हम कर देंगे, अभी ओपन भी करेंगे। तो हम 4-6 महीने से हमने ये किया हुआ है। तो ये अप्रोच आपकी होना चाहिए, जिसको नहीं पता। जब ये आपकी अप्रोच होगी तो आप बहुत अच्छा डिलीवर करेंगे, आप क्वालिटी के ऊपर आप काम करेंगे तो आपको सभी लोग जो है वो अच्छा। EB2 को हम एज ए यूज केस अगर डिस्कस करते हैं, डिग्री होल्डर सारे लोग ठीक है, वैलिड हैं, एलिजिबल होंगे। प्रेफरेंस मैं बता देता हूँ, प्रेफरेंस ये है कि स्टेम वाले लोग ज़्यादा प्रिफर्ड है। अच्छा, दैट इज ये कि एक ऐड आप पॉइंट लगा सकते हैं इसके अंदर, एक बड़ा फिल्टर है। हाँ, ये एक बड़ा फिल्टर जो अच्छे पहले आए, हम कह रहे हैं इनके ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो लेकिन कोई भी प्रोफेशन मना नहीं है एक्चुअली। ओके, अब मेरे एक यूज केस है कि अगर कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई क्रिकेटर है या कोई कराटे वाला है या कोई उसने कोई टाइटल्स जीते हुए हैं, तो ये एक्सेप्शनल हुआ ना। लेवल देखना पड़ेगा, उसकी वेटेज करनी पड़ेगी पहले। कैसे कि नेशनल लेवल पर है, इंटरनेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल की बात मैं एक बात कर रहा हूँ कि वो भी देखेंगे। इंटरनेशनल लेवल है तो बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल लेवल अगर है तो उसने जीता क्या है, लिया क्या है, किससे लिया है। कोई एशियन टाइटल जीत लिया, कोई वर्ल्ड टाइटल जीत लिया। obviously। अब इसकी कोई डिग्री तो नहीं हुई ना, नहीं, कोई डिग्री नहीं हुई। क्वालिफिकेशन तो नहीं हुई ना। ये आएगा एक्सेप्शनल एबिलिटी में, रिवॉर्ड है ये तो। हाँ, एक्सेप्शनल एबिलिटी, ये एक्सेप्शनल है। हाँ, ये एक्सेप्शनल है। ओके, अब इसका आपने सिर्फ पिटीशन फिर उस तरह से बनानी पड़ेगी ना। अब ये अब आपको बनानी आनी चाहिए। अब वो बनाने नहीं चाहिए, क्लेम करना आना चाहिए कि मेरे इस एक्सेप्शनल एबिलिटी से यूएस को क्या फायदा होगा। ओके, मैं ये वाला स्पोर्ट्स या ये वाली मिसाल अगर आप एंडीवर बना देंगे, भाई अगर मैं मार्शल आर्ट तो मैं एक सेंटर बनाऊंगा, एक ऐसी दुकान खोलूंगा, ट्रेनर बन जाऊंगा, ट्रेनर हो जाए बनेगा, वहां से लोग बहुत सारे निकलेंगे जो आपको ओलंपिक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दिस एंड दैट, सो मेनी थिंग्स आप जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं। सही सही। अच्छा, ये जो EB2 है और बाकी जो अदर ऑप्शंस हैं, हमने यहाँ पे इसको इस तरह से हाईलाइट किया कि एक्सेप्शनल एबिलिटी और स्टेम का एक आपने फिल्टर लगा दिया। जो बाकी ऑप्शंस हैं इमिग्रेशन के और एजुकेशन के, डिग्री के, जो भी है, उनमें और इसमें फ़र्क क्या रहा फिर? नहीं, देखिए, स्टूडेंट तो एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है ना, आपको डायरेक्ट ये ग्रीन कार्ड है एक्चुअली। ये डायरेक्ट EB2 इज डायरेक्ट ग्रीन कार्ड, डायरेक्ट ग्रीन कार्ड है। यही तभी तो लुक्रेटिव भी है, तभी तो अट्रैक्टिव भी है ये प्रोग्राम अभी, और इसलिए ज़्यादा चल भी रहा है। कनाडा में लोगों को दुश्वारी हो रही है सिलेक्शंस के अंदर। सो EB2 वाले लोग डायरेक्टली लैंड टू PR। अच्छा, ग्रीन कार्ड, ये डिफरेंस है जी, डिफरेंस है, ये एज है इस प्रोग्राम का। ओके ओके, ये ऑफर इसीलिए हुआ ये इसीलिए। बाकी नॉन इमिग्रेंट्स हैं, E2 पे अप्लाई करेंगे, नॉन इमिग्रेंट सबसे ज़्यादा फायदा है कि उसके अंदर टाइम सेविंग भी है, वहाँ पहुँच के जो है बाकी रिक्विजिशंस। और हाँ, एक और भी चीज़ है जो आपके तवज्जो से मैं बता दूं लोगों को भी, कि इस प्रोग्राम का जो प्रोसेसिंग टाइम है ना, बहुत सारे लोग इसको करते हैं। अब तो शायद मेरी बातें सुन के भी थोड़ा सा अकल आगे सही है, ठीक है, मैं तबलीग कर देता हूँ लोगों को। द थिंग इज़ कि आप सब बता दें लोगों को कि ये प्रोग्राम का जो इनकी अपनी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, वो 24 से 26 महीने की टाइमलाइन दी हुई है आफ्टर द पिटिशन अप्रूवल। मेंशन है जी, पिटिशन अप्रूवल जो है वो 3 से 6 महीने में हो जाती है। अब इसकी बुनियाद पर लोग बेचते हैं ना, जब तक अप्रूवल नहीं है तो वीज़ा ग्रांट कम से कम भी 26 महीने का टाइम है। 2 साल पहले हुआ, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा मुझे आता है, वीज़ा ग्रांट दिखाएं ना, यहाँ आपके पास है तो आप। मैं कहता हूँ मेरे पास नहीं, पूरे पाकिस्तान में भी ढूंढेंगे तो ढूंढोगे मुल्कों मिलने के नहीं आया। इसलिए कि आप क्या एक प्रोग्राम का पहले आप ये पूछें प्रोग्राम मेच्योर हुआ या नहीं हुआ। क्वेश्चन गलत होता बच्चों को या लोगों को समझने के लिए, एप्लीकेंट को, तो उनको ये मेरे पास सवाल जब आता था कि आप पहले पूछें कि बर्थ देखें ना, जो एक टाइम पीरियड है उससे पहले अगर हो तो प्रीमेच्योर हो जाएगा ना। हाँ, एग्जैक्टली। मेच्योरिटी टाइम आप देखेंगे, यही प्रोग्राम 5 साल के बाद कोई पूछे और फिर आप सवाल करें कि यार आपके पास वीज़ा है नहीं, तो फिर आप कहेंगे नहीं यार ये कंसर्न सही नहीं है कि वो 5 साल से काम कर रहा है, इसके बाद वीज़ा नहीं, 2 साल का प्रोसेसिंग टाइम है, किधर जैसे कि आपने कहा कि इंडोर्समेंट मिल रही है। हाँ, इंडोर्समेंट मिल रही है, आप एक स्टेप अहेड है, अच्छी बात है। पूरी उम्मीद है 90% से ज़्यादा के लोगों को मिलेंगे जिनके जेन्युइन होंगे। हम तो मैंने अगर 100-150 एप्लीकेशन हमने सबमिट की हुई भी EB2 की प्रोसेस, और अभी ये लगते रहते हैं हमारे फेसबुक पेज पे भी वैसे भी, और अभी जो है ना वो एक और भी वीडियो हमने लगाई थी एक एप्लीकेंट की। तो ये तो हम अच्छा हमने ट्रेंड भी ये शुरू किया ना लोगों को एतमाद के लिए भी, चीज़ों के लिए भी, कि आप अपने सक्सेस स्टोरीज को बाकायदा जो है वो पब्लिश करें, बताएं लोगों की इजाज़त से। बाज़ औक़ात लोग नहीं भी देते हैं प्राइवेसी की वजह से, तो इस वजह से हम जो है नहीं भी करते हैं।
बट ये दिखाना बताना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ तक तो रिजल्ट हैं, बट ये सवाल अभी तक भी अक्लमंदाना नहीं है, क्योंकि जब एक वेबसाइट के ऊपर गवर्नमेंट की USCIS के ऊपर लिखा हुआ है कि 24 से 26 महीने, तो अभी तो उतना टाइम हुआ भी नहीं ऑलमोस्ट, आपको थोड़ा और टाइम भी देना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल वीज़ा सेंटर जो है वो पाकिस्तान में बहुत स्लो चल रहा है। सही। तो इसलिए ये दावा कर नहीं सकते। मैं आज कर भी दूंगा तो मैं प्रूव नहीं कर सकूंगा ना। फिर वो चीज़ नहीं होगी ना जब तक। तो इसलिए कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने फौरन से यूटर्न मारा जो लोग भी कर रहे थे क्योंकि प्रूव नहीं कर सकते। प्रूफ नहीं कर सकते यार अलसा मैदान में आ गए ये, तो उन्होंने जो है सारा बताते। मैं कहता हूँ भाई मैं झूठ पे नहीं काम कर सकता इस मामले के अंदर भी, लोगों को बता दें। मैं अपने स्किल्स के ऊपर मुझे लोग देंगे केस। मैं आज भी आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ऑफिस से निकल के आया हूँ, EB2 के साइन अप करके आया हूँ, लोग कर रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों को छोड़ के भी मेरे पास लोग आते हैं। तो थिंग इज कि आप अपना जो स्किल लेवल है, मेरा जो है, मेरा नेशनल इंटरेस्ट जो है, मैं अपना जो बताता हूँ कि मैं ये बताता हूँ कि ये इस तरीके से आपको फ़ायदा होगा, मेरी ये सर्विस स्टैंडर्ड है, मैं इस लेवल पर जाता हूँ, इस पर काम करता हूँ, लोगों को समझ में आती है, लोग जो है वो आगे बात करते हैं और अपना केस चलाते हैं। इसीलिए मेरा सक्सेस रेशियो ज़्यादा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपको झूठ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको फैब्रिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका जब आपका वर्किंग अच्छा है, 20 साल से आप स्टैंड ऐसे नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स लोग तो 1-2 साल के अंदर ही उसका कहते ना बैंड बजा देते हैं। 20 साल से आप कैसे स्टैंड आउट करेंगे जब अगर आपका यही कहोगे फिर पूरी फैमिली मेरी ये काम करती हुई आई है, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है वो होगा। अगर मैं खुदा ना खास्ता करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकूंगा, इसलिए कि हम इतना झगड़े हुए भी हैं, चीज़ें भी है कि यार हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है और फिर बिजनेस भी है, दोनों कतन ये कोई तासुर नहीं है कि मैं सिर्फ जो है ना वो। अच्छा वैसे एक और बात है, कंसल्टेंसी इज मोर लुक्रेटिव देन इमिग्रेशन अपनी करवा के वहाँ कुछ कर ले। मतलब उस सवाल का तनासुर क्या है, आप क्या बुनियाद पे बात कर रहे हैं? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कंसल्टेंट बनना ज़्यादा अच्छा काम है या अपने आप को इमिग्रेंट करा के वहाँ इमिग्रेंट करा के भी तो कंसल्टेंट बनता है इंसान। नहीं वहाँ नहीं, कंसल्टेंट के अलावा देख रहा हूँ ना, अगर वहाँ जाके ज़्यादा लुक्रेटिव है, ये काम करना ज़्यादा लुक्रेटिव है। दोनों अपनी जगह पर है, दोनों अपनी जगह पर है। लेकिन मैंने वही करना कि बंदा कंसल्टेंट अगर आप वजह से ये सवाल आप करेंगे, ऑफलाइन डिस्कस करूंगा। आप बेसिकली अगर आप माइग्रेट कर जाएं तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, आप रजिस्टर्ड कंसल्टेंट बन जाएंगे, हमारा एजेंसी भी ले लेंगे, तो डबल काम, दोनों फायदे उठाए ना, एक क्यों चूज कर रहे हैं? अच्छा, मार्केट सेगमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये भी कहा जाता है ना कि मैं डुअल नेशनल हूँ या मेरे पास कंसल्टेंट्स का एक क्लेम है कि मैं तो वहाँ पे भी काम करता हूँ और अपने ऑफिस दिखा देता है वहाँ पे कार्ड दिखा देता है। बड़ा अच्छा सवाल कि आज तक मुझे किसी ने ये सवाल किया नहीं। थिंग इज के सिंपल, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ उसको कुछ चीज़ों को। ये हमारे मास्टर का अपना कसूर है। हम वो कौम है जो बहुत जल्दी मरूब होते हैं। हम यही मसला है ना, हम ग्रीन ड्रीम्स से अट्रैक्ट होते हैं। बहुत सारे कंसल्ट करते भी हैं, हमें भी अट्रैक्ट करते हैं, किसी और को भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। मैं इससे नहीं करता। मैंने कहा ना, मैंने आप लोगों को वो पाथवे दे दिए, बता दिए, एवैल्यूएशन के तरीक़ेकार, नॉलेज चेक करें, उसका कॉन्फिडेंस चेक करें, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक कर लें, ना कि उसके ऑफिस एड्रेस वहाँ के दिए हुए। हाँ, ये बात ज़रूर है। देखें, मैं अपनी बात को एक थोड़ा सा और कभी कॉन्ट्रडिक्ट भी कर लेते हैं अपने समझाने के लिए कि मैं ये नहीं कहता कि कोई बंदा आप आए फॉर एग्जांपल इस इंडस्ट्री में आए कंसल्टेंट, आपने कुछ तालीम हासिल की नहीं की, वट एवर इट इज़, लेट्स अज्यूम कि भाई आप आ रहे हैं, लेकिन आप किसी दिन तो पहला केस करेंगे ना, ऑफ कोर्स। तो आप कैसे, ये मेयार नहीं है सवाल करने का एप्लीकेंट का, इससे पहले आपने केस किया है? हाँ, सेक ऑफ आर्गूमेंट्स हैं, कुछ लोग इसको करते भी हैं, बोलते भी हैं। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि भाई केस आपका केस स्टडीज है, नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ। स्टोरी को ऑथेंटिसिटी भी तो लोग समझते हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैटर नहीं करता। मैं बनाऊंगा, भाई बनाऊंगे, वाले साहब बनाऊंगे, कंसल्टेंट और बहुत से लोग होंगे, गोरा होगा कोई, ठीक है, लाइसेंस भी लिया होगा उसने, भाई कोई तो पहला केस उसने किया होगा ना। डॉक्टर बनता है, MBBS करता है, आप क्या पूछेंगे, यूज केस बताओ पहले। ऑफ कोर्स वो जब तक करेगा नहीं तो कहाँ से बताएगा, कैसे करेगा? आपको चेक करना ये पता होना चाहिए कि यार मैं कोई भी को, ये मेरा अगर मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी अहलियत, मेरी अहलियत को जज करें आप, ये कर सकता है कि नहीं, इसके पास सेटअप है नहीं है, अगेन फॉलो करेगा नहीं करेगा। ऑथेंटिसिटी सबसे पहले चेक करें। हाँ, ऑथेंटिसिटी है, उसके बाद आपको पता लग जाएगा ये कर सकता है। हाँ, वो पहली बात तो ये ज़्यादा बात इसलिए हो रही है कि हमारे माशरे की वजह से हो रही है, हमारा एक अलग जाविया है, फ्रॉड ज्यादा होता है, स्कैम ज्यादा, इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई चेक करें। फेयर भी है। अदरवाइज एक बंदा अगर उठाए नया, ठीक है ना, उससे रजिस्ट्रेशन लिए फॉर एग्जांपल, तो कुछ करेगा ना, तो वो भी करेगा, करने के लिए आया है, करने के लिए। उसके साथ ये सवाल नहीं हो सकता यार आपने इससे पहले कुछ काम किए, केसेस किए, तो स्किल्स पे नहीं बात करने के लिए तैयार लोग, और उसको प्रूव करने के लिए नहीं। आप कहें आए, बैठे, बहस करें, बात करें, मुझे जज करें, सवाल आपके जो सवाल, आपके सवाल हल हो गए या मैंने उसका आंसर कर दिए,
ठीक है, अब आप बात करें, हर बंदा जो है, जो एप्लीकेशन, जो ज़्यादातर स्केप्टिकल ज़्यादा होते हैं, वो निचोड़ने के लिए तैयार होते हैं, वो सारे बात करेगा। अगर किसी को कह रहा तुम हो यूं नहीं हो, इससे पहले किया है नहीं किया है, और आखिर में क्या लिख रहा होगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट भी चाहिए आपको, सब चीज़ें भी चाहिए आपको। Adil साहब, we have a very fruitful and insightful discussion. Let's थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं, जो लोग यहाँ से चले गए, पाकिस्तान से इमिग्रेशन कर ली, जो भी कर लिया, सो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, यहाँ से वहाँ मूव होने के बाद उनके जो इनिशियल में प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं तो बताएं। देखिए, इनिशियल पहुँचने के बाद इनिशियल्स तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं, लकी होते हैं, चाहते के साथ उनको जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर तादाद जो है वो ये होती है कि वो थोड़ा स्ट्रगल करती है। इस स्ट्रगल से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि आप एक एनवायरनमेंट, अपना कल्चर, अपना प्रैक्टिसेस छोड़कर दूसरे मुल्क पे जा रहे हैं, उसमें अडेप्टेबिलिटी एक फैक्टर होता है। आप There is a इतनी big space of struggle ना, वो आपको करना होगा, सीखना होगा। एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं, कैसे हैं, उसके एक्सपीरियंस। शुरू में आपको स्ट्रगल पीरियड होता है, वो कम से कम भी अपने जहन में रखना होता है कि 4-6 महीने मिनिमम, भी 4-6 महीने। इसीलिए आपके पास इतना फंड्स होना चाहिए। कनाडा तो कहता है कि इतना फंड्स इसलिए बना है, ऑस्ट्रेलिया नहीं कहता, लेकिन वहाँ पर आपको फिर भी अपने तौर पर ही अपने वहाँ स्ट्रगल तो करनी है। फिर आपको जॉब्स ढूंढनी है, फिर ब्लू कॉलर से लेकर वाइट कॉलर, आपकी अपनी स्ट्रगल होती है। तो शुरू की चीज़ें आपकी स्ट्रगल है, तो कोई भी ऐसा नहीं है आप जन्नत में नहीं जा रहे। आपने अपना मुल्क छोड़ा है, ठीक है ना, माइग्रेट किए हैं, हिजरत करके जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा तो मुश्किलात होंगी, सेक्रीफाइसेस आएंगे, ठीक है ना। ये ज़रूर ध्यान में रखिए। हम समझ रहे होते हैं, क्योंकि बातें सुन के फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन, थॉट ये है ना कि यहाँ से जाने के बाद तो बस ज़िंदगी आसान हो गई। नहीं, ज़िंदगी आसान है और मुश्किल, यहाँ से ज़्यादा मुश्किल होती है। एक्चुअली मैं इसी पे इनलाइट होना चाह रहा हूँ कि यहाँ से जाने के बाद ज़िंदगी डायरेक्टली आसान इनिशियली बहुत मुश्किल होती है, इनिशियली मुश्किल होती है, लेकिन जैसे जैसे आप फिर ग्रो करते हैं, आप समझते हैं चीज़ों को, आप अडॉप्ट करते हैं बेसिकली उस मुल्क को। लेकिन एक सवाल नहीं बनता कि लोग क्यों जाते हैं फिर भी। हाँ, जब उनको ये बहुत से लोगों को तो पता भी है ना कि स्ट्रगल है, लेकिन जवाब उसका ये है कि यहाँ के जो मसाइल और परेशानियों को जब वो देखते हैं और झेलते हैं, उससे वो ये कई ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि वो वाली स्ट्रगल वो ज़्यादा ट्रेड ऑफ हम कर लेंगे। कम से कम हमें सिर्फ माशी जो है ना वो एक फिक्र होगी ना, बेसिकली लोग नहीं होगी शायद, बल्कि देखना ही ये चाहिए कि लॉन्गर रन में आपका फ़ायदा है। लॉन्ग रन यही होता है, इसीलिए पासपोर्ट आपका फ्यूचर प्रोटेक्ट होता है, आपके बच्चे, आपकी एजुकेशन, और मतलब वही वेलफेयर स्टेट में अगर आप जाएंगे तो आपको फायदा ही होता है लॉन्गर रन में। और जो मेन फौरी तौर पे नहीं मिलता, ये इसकी कॉस्ट है कि आप स्ट्रगल करें। और जो मेन मैं बात करता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो फिक्र खाती है एक इंसान को, फैमिली को खास तौर पर, ज़्यादातर फैमिली लोग आपको पता है माइग्रेट करते हैं, वो अपने, मेरे पास क्या आता है सवाल, अपने बच्चों का फ्यूचर करो यार, हमने तो कर ली ना, अपने लिए तो कर लिया। आज मैंने एक केस किया तो उन्होंने कहा मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ सर, मैं यहाँ नहीं पढ़ा सकती, मैं यहाँ नहीं छोड़ सकती, माशरा कैसा है, हालात कैसे हैं, लोग कैसे हैं, सेफ्टी सबसे बड़ा, लोग नहीं इसको उजागर करते। लोग बोलते हैं ये है अपॉर्चुनिटीज दिस एंड दैट, मैं तो सबसे ज़्यादा इस पर बात करता हूँ कि हमारा सेफ्टी कंसर्न है, कुछ भी आप कह लें, तो ये इस वजह से भी हम आज़ाद उस तरह से नहीं है ना। तो हमारा सेफ्टी जब कंसर्न है तो हमें ऐसे मुल्क में जाना चाहिए जहाँ वहाँ पर भी हादसा वाक़ लेकिन कम है ना, हर जगह होते हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पे एक ट्रैकिंग है, एक सिस्टम है जो यहाँ पे वीक है, तो इसीलिए लोग यहाँ से जाते हैं। उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं कि हम कोई अपने मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, जिस दिन सही हो गई ये मैंने नहीं करना बेहतर है। ऑफ कोर्स ये एक मैं आगाही दे सकता हूं, यूनिट का काम नहीं, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, कलेक्टिव एफर्ट है, और ऑब्वियसली ये ऊपर से होगी, ये हमारा भी नहीं काम है। लोग कहते हैं ना इधर चले जाओ जिहाद कर लो, तो भाई आम आदमी का काम थोड़ी है। ऑफ कोर्स हर कोई इसके लिए थोड़ी वो है, मैं उड़ के कैसे चले जाऊँगा फ़लस्तीन, ऐसे ही। तो लोग जो है ना इसको इस तरह से हमारे पास मैनिपुलेशन होती है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फैलाई जाती है। मुल्क में भी यहाँ पर भी बहुत वसाइल हैं, चीज़ें हैं जो तरतीब से काम करना चाहते हैं उनके लिए हैं, बट ऑब्वियसली जो है हमें ज़रूरत है कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाहर ममालिक में अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए और अपॉर्चुनिटी हासिल करनी है, तो हमें ज़रूर मूव करना चाहिए और लीगल वेज में करना चाहिए, लेजिट वेज में, और लेजिट लोगों के साथ, लेजिट कंसल्टेंसी के साथ हमें मूव करना चाहिए। आदिल साहब, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू। इट इज़ अ नाइस पॉडकास्ट एंड अ नाइस डिस्कशन हैपेंड टुडे। Thank you very much for your time. बहुत शुक्रिया।